नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम MCS 211 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आए हुए PYQs डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये कंटेंट कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड आपको अगर इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम के बारे में देख लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। An algorithm is a finite sequence of well-defined, unambiguous instruction that takes some input, process it through a series of steps and produces the required output to solve a specific problem। ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि फाइनाइट होते हैं और अनएम्बिगुअस होते हैं और वेल डिफाइंड भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, इसके बारे में हमें PYQ में पूछा गया था, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस, इनपुट आउटपुट, इफेक्टिवनेस, जनरलिटी। फाइनाइटनेस में क्या लिख सकते हैं? टर्मिनेशन आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कि कुछ स्टेप्स चलने के बाद उस एल्गोरिदम को खत्म भी होना पड़ेगा। डिफाइनाइटनेस मतलब कि वो डिफाइन होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसमें, मतलब कि क्लियर मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसके दो मतलब निकल रहे हैं। इनपुट में 0 दे सकते हैं, हम कोई भी इनपुट नहीं दे सकते, या फिर 0 से ज़्यादा दे सकते हैं, पर आउटपुट में हमें एटलीस्ट 1 आउटपुट तो निकालना ही होगा उस एल्गोरिदम को रन करने के बाद रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन में। इफेक्टिवनेस, ईच ऑपरेशन मस्ट बी बेसिक एंड एग्जीक्यूटेबल इन फाइनाइट टाइम। जनरलिटी, algorithm should solve all valid instances of problem, not just a single case, मतलब कि एल्गोरिदम हमारा जनरल होना चाहिए ताकि वो सारे वैलिड इंस्टेंसेस को सॉल्व कर पाए, एक सिंगल केस को ही नहीं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिदम, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सिलेक्शन या डिसीजन, थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ इनपुट और फिफ्थ आउटपुट। सीक्वेंस यानी कि स्टेप्स वन आफ्टर अनदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, एक फिक्स्ड ऑर्डर में जो स्टेप बाय स्टेप वो एल्गोरिदम रन करना चाहिए। सिलेक्शन और डिसीजन में क्या है? अ कंडीशन डिसाइड विच पाथ टू फॉलो। इफ एल्स और स्विच के थ्रू, जैसे कि हम इफ एल्स और स्विच का यूज़ करते हुए हम सिलेक्ट करते हैं या डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंडीशन के बाद क्या होना चाहिए। आइट्रेशन, अ सेट ऑफ स्टेप्स इज रिपीटेड अंटिल अ कंडीशन इज मेट। कोई एक, जैसे कि फॉर लूप और वाइल लूप में हम करते हैं कि जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते रहती है तब तक कि इसको चलते रहना चाहिए लूप को, और जैसे ही वो कंडीशन नहीं फॉलो होगी वो लूप से बाहर आ जाना चाहिए। इनपुट और आउटपुट, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसके 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, जजिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। अगर कोई एल्गोरिदम हमारे पास दिया हुआ है और अगर हमें उसकी एफिशिएंसी को नापना है तो हम कैसे नाप सकते हैं? तो इसके 3 पैमाने होते हैं। फर्स्ट होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और थर्ड स्केलेबिलिटी। इन तीनों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एल्गोरिदम एनालिसिस अगर हम करते हैं, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, तो एनालिसिस करते हैं तो एक होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड और दूसरा होता है एब्सोल्यूट मेथड। तो एब्सोल्यूट मेथड में क्या होता है? ओनली एल्गोरिदम में हम एनालिसिस करते हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशंस, इसके द्वारा हम एनालिसिस करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें 3 मेजर आते हैं, जैसे कि बिग ओमेगा, थीटा और ओमेगा, सॉरी बिग ओ, थीटा एंड ओमेगा। तो बिग ओ में क्या होता है? बिग ओ का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। बिग ओ में हमें अपर बाउंड मिलता है, वर्स्ट केस सिनारियो जो होता है वो हमें बिग ओ से दर्शाया जाता है, वर्स्ट केस का जो टाइम है वो दिखाया जाता है इससे। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा। और थीटा यानी कि क्या होता है? थीटा एक टाइट बाउंड होता है, एग्जैक्ट सेम वैल्यू बताता है, गिव बोथ अपर एंड लोअर बाउंड, अपर और लोअर बाउंड दोनों देता है थीटा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा लोअर बाउंड होता है, ये डिस्क्राइब करता है बेस्ट केस को। जैसे ही बिग ओ वर्स्ट केस करता है, ओमेगा बेस्ट केस करता है। इसमें मतलब कि होता है कम से कम इतना तो होगा ही। जैसे कि अगर एग्जांपल हम इस ग्राफ से देखें तो हमारे पास फंक्शन एन है, फंक्शन एन इक्वल टू ओ जी एन। इसका जो हम फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, एन ओ के बाद से एफ एन जो है वो जी एन के कभी भी ऊपर नहीं गया है, जी एन के हमेशा नीचे रहा है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? एक अपर बाउंड मिल रहा है। वैसे ही हम थीटा में अगर देखते हैं तो थीटा में एफ एन जो हमारा फंक्शन है वो थीटा ऑफ जी एन, मतलब कि जी एन में अगर हम C1 जैसे कि एक कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट C2, तो C1 और C2 के बीच में हमेशा एफ एन फंक्शन रह रहा है। एन ओ लाइन, एन ओ जो हमारे लाइन है, इस वैल्यू को क्रॉस करने के बाद एफ एन हमेशा इसके और इसके बीच में रह रहा है, मतलब C2 GN और C1 GN इनके बीच में रह रहा है। मतलब C2 के ना ऊपर जा रहा है और ना C1 के नीचे आ रहा है, तो इसका अपर बाउंड हो गया और ये इसका लोअर बाउंड हो गया, इसलिए ये इन दोनों के बीच में कहलाता है एफ एन थीटा में। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा में जो फंक्शन है उसकी लोअर लिमिट, लोअर बाउंड जो है वो डिफाइंड होता है। जैसे कि एफ एन का लोअर बाउंड है GN, एफ एन कभी भी GN के नीचे नहीं आ सकता, GN उसका लोअर बाउंड है। एन ओ वैल्यू के बाद एफ एन यहाँ पे देख सकते हैं हम ग्राफ में हमेशा ऊपर ही है। तो अगर हमें असिम्प्टोटिक नोटेशन पूछे जाते हैं तो हमें ये तीनों जो डायग्राम ये बनाने और फिर इनके बारे में ये एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, कोई भी प्रॉब्लम, तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम डेफिनेशन, मतलब कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। दूसरा एल्गोरिदम डिज़ाइन, उसका हमें एक डिज़ाइन करना है एल्गोरिदम ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। थर्ड एल्गोरिदम का एनालिसिस, हमें एल्गोरिदम का एनालिसिस करना है इन्हीं एक्सपेरिमेंटल या तो फिर एब्सोल्यूट एनालिसिस के थ्रू, बिग ओ, थीटा और ओमेगा ये सब कैलकुलेट करके। फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन, उस एल्गोरिदम को हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसका एक प्रोग्राम बनाना है। फिफ्थ जो है उसके बाद टेस्टिंग एंड डिबगिंग, उसके बाद हमें उस प्रोग्राम को टेस्ट करना है और डिबग करना है। एंड सिक्स्थ है, लास्ट है, मेंटेनेंस।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इट रिफर्स टू एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। फंक्शन ऑफ इनपुट साइज के तहत हम उसके टाइम और स्पेस को परफॉर्मेंस जज करने के लिए यूज करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम टेक्स टू रन एज फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एन। मतलब कि टाइम कितना लेगा एल्गोरिदम रन करने के लिए। जैसे कि O1 मतलब ये कांस्टेंट टाइम होता है क्योंकि 1 कांस्टेंट होता है। ON मतलब कि लीनियर होता है। ON स्क्वायर मतलब कि क्वाड्रेटिक होता है। ऐसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम अगर हम रन करेंगे तो वो कितनी मेमोरी लेगा, उससे हम उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं एल्गोरिदम की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मतलब कि ये DFS और BFS। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च नाम पे ही जैसे लिखा है, तो ये डीप जाता है फर्स्ट, मतलब कि डीप डाइव करता है, और ये लेवल वाइज इंप्लीमेंट करता है। इसमें स्टैक यूज़ होता है और ब्रेथ फर्स्ट में क्यू यूज़ होता है। इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट यूज़ होता है और इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट यूज़ होता है। ये एक पाथ ही फुल्ली ट्रैवल करता है। डेप्थ मतलब कि जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल में देख ले तो ये एक रूट नोड है, यहाँ से लेकर के A B और D, मतलब कि ये पूरा डेप्थ तक के ट्रैवल करेगा, उसके बाद ही आगे के जो एलिमेंट है उसमें ट्रेवर्स करेंगे। जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है? एक्सप्लोर ऑल नेबर्स फर्स्ट, मतलब कि ब्रेथ में जैसे कि ये रूट है तो इसके बाद में जितने भी नेबर है इनको पहले काउंट करेगा। जैसे इसके नेबर B और C हो गए तो B और C को पहले काउंट करेगा। नेक्स्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है? लेस मेमोरी यूज़ करता है, जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है। डेप्थ वाला जो है वर्क्स वेल ऑन डेप्थ डीप ग्राफ, मतलब डीप ग्राफ है तो डेप्थ है, मतलब कि ये हम मतलब याद करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डीप लिखा हुआ है और डेप्थ लिखा हुआ है तो ये सेम होगा। वर्क्स वेल ऑन वाइड ग्राफ, वाइड मतलब कि ब्रेड, जिसमें वाइड चाहिए मतलब ब्रेड चाहिए, उसमें हम ये इसको यूज़ करेंगे ब्रेड फर्स्ट सर्च को। शॉर्टेस्ट पाथ नॉट गारंटी, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ की जो गारंटी नहीं होती डेप्थ फर्स्ट में, जबकि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ गारंटीड होता है। एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि ए, अगर हम डेप्थ फर्स्ट से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा इसमें एग्जांपल? ए से बी और बी से डी, मतलब कि हम पूरा डी डेप्थ तक के सर्च करेंगे, उसके बाद फिर ई आएगा, ई और फिर उसके बाद सी और फिर इसका डेप्थ एफ। ऐसे ही अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं तो उसमें क्या होगा? A B C, क्योंकि ये इसके आजू बाजू वाले हैं लेवल वाइज हम जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या आएगा? C D और फिर E F। ए के बाद B C फिर D E और F, ये हो गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट, और ये होता है मेमोरी नीडेड बाय एल्गोरिदम। टाइम काउंटेड फॉर ऑल स्टेटमेंट, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर की जाती है। मेमोरी काउंटेड फॉर ऑल वेरिएबल्स इनपुट और आउटपुट, उसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ की जाती है। प्राइमरी इसका जो एम होता है साइज ऑफ इनपुट डेटा, प्राइमरी डिटर्मिनेंट। प्राइमरी डिटर्मिनेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का वेरिएबल साइज, वेरिएबल कितने साइज का है उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होगी। कंसर्न जो इसका रहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का स्पीड होता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड देनी है, और जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कंसर्न जो रहता है वो मेमोरी यूजेज के ऊपर रहता है कि कम से कम मेमोरी यूज़ हो। जबकि टाइम और स्पेस के बीच में हमें ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हमें स्पेस अगर हम कम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें ज़्यादातर देखा गया कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, और टाइम अगर हमें कम करना है तो स्पेस हमें ज़्यादा देना ही पड़ेगा। वैसे ही मेजर्ड इन, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर की जाती है नंबर ऑफ ऑपरेशन में, और ये मेजर किया जाता है मेमोरी पर वेरिएबल। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का गोल क्या होता है? रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का होता है मिनिमाइज मेमोरी यूजेज, मतलब मेमोरी यूजेज को कम करना। ऐसे ही अब एप्लीकेशन देख लेते हैं DFS का, डेप्थ फर्स्ट सर्च का, साइकिल डिटेक्शन, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, फाइंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स और मेज सॉल्विंग। ऐसे ही हम BFS मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एप्लीकेशन देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग, वेब क्रॉलिंग, ट्री ट्रैवर्सल और इमेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके टाइप और कुछ एग्जांपल्स। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 मतलब कि 1 जैसे कि कांस्टेंट होता है, और इसका एग्जांपल अगर देख लेते हैं तो ऐड एन आइटम टू लिंक लिस्ट, फ्रंट से अगर ऐड करते हैं तो उसका कांस्टेंट टाइम होता है O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। O लॉग एन लॉगरिथमिक होता है, ON लीनियर होता है, ON स्क्वायर मतलब कि क्वाड्रेटिक हो गया, ON क्यूब मतलब कि क्यूबिक, और O2 के पावर n मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया। लॉगरिथमिक का एग्जांपल क्या हो गया? बाइनरी सर्च जैसे कि हो गया। लीनियर का एग्जांपल क्या हो गया? लीनियर सर्च हो गया। नेस्टेड लूप अगर 2 लूप का है तो उसे हम क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बताते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन हो गया 3x3 का। और फिबोनाची सीरीज़ का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एक्सपोनेंशियल होता है। फिबोनाची सीरीज़ मतलब कि 0 1 1, मतलब कि लास्ट जो दो डिजिट होती है उसका सम होता है। तो 1 आ गया, ये कैसे? 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, और ऐसी आगे चलते जाती है। ऐसे ही PYQ में हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्हें सॉर्ट करना था हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था। ये सबसे छोटा होता है जैसे कि O1 और O2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, मतलब कि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इसलिए जैसे कि हमने देखा कि यहाँ से जो है इंक्रीज होते जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि हम यहाँ से ट्रेवल करते हैं नीचे तक,
तो वैसे ही ये कांस्टेंट हो गया, फिर लॉगरिथमिक आ गया, फिर n log n हो गया, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा o n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर मतलब कि क्वाड्रेटिक, और फिर o 2 के पावर n मतलब कि एक्सपोनेंशियल सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है ये रिप्रेजेंटेशन, लेस फॉर्मल होता है, यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज वर्ड्स और एलिमेंट होता है इसमें, नो स्पेसिफिक सिंटेक्स लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि सिंटेक्स इसमें नहीं होता है, सूडो कोड में ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल बिगिन सेट रिजल्ट इक्वल टू 0, और अगर हम इनपुट देते हैं नंबर 1 और नंबर 2, रिजल्ट हमें नंबर 1 प्लस नंबर 2 आना चाहिए, मतलब उनका सम, और फिर एंड। तो ये एक सूडो कोड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट फ्लो चार्ट देख लेते हैं क्या होता है। फ्लो चार्ट यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ डेटा, डिफरेंट शेप में इनको शो किया जाता है फ्लो चार्ट में, जैसे कि ये रेक्टेंगल हो गया, और ये और दूसरा शेप और हो गया स्क्वायर हो गया। ईजी टू अंडरस्टैंड होता है फ्लो चार्ट। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे स्टार्ट किया हमने, यही सेम एग्जांपल जो हमने सूडो कोड लिखा था इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो स्टार्ट किया, रिजल्ट इक्वल टू 0 किया, और हमने इनपुट में दिया नंबर 1 और नंबर 2, फिर रिजल्ट में नंबर 1 प्लस नंबर 2, फिर स्टॉप और एंड कर दिया। ये हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिकरेंस की। रिकरेंस मतलब कि रिकर्शन, जहाँ पे कि फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, मतलब कि फंक्शन खुद ही को कॉल करता जाता है और आगे जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लार्ज प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है इसको, उसको डिवाइड किया जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है, और फिर उसको कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये रिकरेंस के अंदर सॉल्व करने की प्रोसेस होती है। रिकर्शन इज एक्सप्रेस्ड इन रिकरेंसेस, रिकरेंसेस में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। रिकरेंस इक्वेशन क्या होती है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट्स रनिंग टाइम इज डिस्क्राइब गिवन बाय रिकरेंस इक्वेशन। रिकरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन होगी। जैसे कि हम रिकरेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं रिकरेंस इक्वेशन का, टी एन इक्वल टू टी एन बाई 2 प्लस सी, मतलब कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, इसमें टी एन जैसे कि हमने लिया, तो टी एन बाई 2 प्लस सी, एन ग्रेटर देन 1 है उसके लिए, और 1 होगा एन इक्वल टू 1 के लिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे एन इक्वल टू एन बाई 2 से, टी एन बाई 2 इक्वल टू एन टी एन बाई 4, मतलब कि हम इसको डिवाइड करते जाते हैं और फिर उसके बाद इसको लास्ट में जाकर के कंबाइन करेंगे। तो वैसे एग्जांपल अगर यहाँ से देखें हम, तो अगर हम अरे ले रहे हैं और उस अरे में अगर हमको x इक्वल टू 5 फाइंड करना है, तो 5 यहाँ पे पर हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें मिड एलिमेंट देखना है। मिड एलिमेंट कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो ये इसका 20 जो है ये मिडिल एलिमेंट होगा, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 इधर और 3 इधर एलिमेंट आएंगे, तो 10 इसका मिडिल एलिमेंट होगा। हम पहले ये पहले ये चेक करेंगे कि x इक्वल टू 5 जो है, x इक्वल टू 5 20 से कम है या फिर ज़्यादा है। अगर 20 से कम है तो हम इस साइड सर्च करेंगे लेफ्ट साइड, 20 से ज़्यादा है तो हम राइट साइड सर्च करेंगे। 20 से कम है 5, इसीलिए हम इस साइड सर्च करेंगे। इसको हमने फिर से ब्रेक किया 5 10 15 में, फिर हमें पता चला कि ये इस लेफ्ट साइड में आएगा। 10 को हमने फिर ब्रेक किया, 10 अगर मिडिल एलिमेंट है तो 5 और 15, तो हम फिर लेफ्ट चेक करेंगे क्योंकि 10 से कम होता है 5, तो 5 हमें मिल गया, ये मैच फाउंड हो गया। ऐसे ही जैसे कि n को हमने n बाई 2 में डिवाइड किया, फिर n को फिर n बाई 4 में डिवाइड किया। उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम देखते हैं, तो n इक्वल टू एन बाई 2, तो टी एन बाई 2 क्या हो जाएगा, n बाई 2 की जगह n बाई 2 कर देंगे तो टी एन बाई 4 प्लस सी, टी एन बाई 4 क्या हो जाएगा, टी एन बाई 8 प्लस सी। फिर हमने बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, टी एन इक्वल टू टी एन बाई 4 प्लस सी, तो ये हो जाएगा टी एन अपॉन 2 के पावर 2 प्लस 2c। सेम फॉर सब्सिक्वेंट इक्वेशन, मतलब दूसरे इक्वेशन के लिए वैसे ही करेंगे, टी एन बाई 8 प्लस 2c प्लस सी, तो ये हो जाएगा टी एन बाई 2 क्यूब प्लस 3c। तो इसका जनरल फार्मूला अगर हम निकालें रिकरेंस का तो क्या होगा, टी एन बाई 2k प्लस के सी। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी वांट टी एन बाई 2k को 1 करना है, तो एन बाई 2k को 1 कैसे कर सकते हैं, 2k को एन कर देंगे तो एन बाई एन 1 हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, 2k इक्वल टू 1, तो टी एन बाई एन प्लस के सी, तो टी 1 हो गया एन बाई एन प्लस के सी। तो ये जो हो गया n इक्वल टू 1 के लिए, टी 1 इक्वल टू 1 हो गया, और k log 2 इक्वल टू log n, जहाँ पे कि k इक्वल टू log n है। फिर आगे हम इसको आगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है तो इसका 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 1, फिर log n c। तो कभी भी हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो उसमें हम बड़े वैल्यू की ओर देखते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसकी ओर नहीं देखेंगे, log n c की ओर देखेंगे, और c भी कांस्टेंट है उसको बैठा देंगे, तो रिड्यूस होगा ये o log n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी o log n। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो होता है मास्टर थ्योरम, जिसको कि पीवाईक्यू में भर भर के पूछा गया है। मास्टर थ्योरम या फिर मास्टर मेथड कहते हैं इसे, इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू एनालाइज एंड सॉल्व रिकरेंस रिलेशन दैट कॉमनली अराइज इन डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम। डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम क्या होता है हम पहले देख चुके हैं, मतलब कि जो हमारे पास दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके जो छोटे छोटे स्टेप्स होंगे सब प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करेंगे, उसको कॉन्कर करेंगे, मतलब उसको फतेह करेंगे, और फिर उसके बाद जो है उसको जोड़ करके जो है हमारा फाइनल सोल्यूशन लाएंगे।
फास्टर वे होता है ये, और बट फॉर फ्यू नॉट ऑल रिकरेंस रिलेशन, सारे रिकरेंस रिलेशन में हम इसको नहीं लगा सकते। तो क्या कंडीशन होती है जिसमें कि हम मास्टर थ्योरम लगा सकते हैं, देखते हैं। टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन, अगर इस फॉर्म में अगर हम हमारे जो रिकरेंस रिलेशन है उसको लिख पा रहे हैं जहाँ पे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन, बी ग्रेटर देन वन, अगर ये है तो हम मास्टर थ्योरम उसमें अप्लाई कर पाएंगे। लिमिटेशन क्या क्या है इसकी, टी एन इक्वल टू कॉस एन हो गया तो फिर ये हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फंक्शन इक्वल टू टू के पावर एन हो गया मतलब एक्सपोनेंशियल, तो भी नहीं कर पाएंगे। ए इक्वल टू 5n हो गया तो भी नहीं कर पाएंगे, और ए 1 से अगर कम हुआ तो भी हम मास्टर थ्योरम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे कि हमने टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन देखा था, इसमें एन क्या हो गया, साइज ऑफ इनपुट हो गया, ए हो गया नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इन रिकर्शन, मतलब कि जितने सब प्रॉब्लम है हमने तोड़ा उसकी वैल्यू, एन बाई बी क्या हो गया, साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम, एफ एन क्या हो गया, फंक्शन, कॉस्ट ऑफ डिवाइडिंग एंड कंबाइनिंग, मतलब कि प्रॉब्लम को डिवाइड करना और फिर सॉल्यूशन को कंबाइन करने की जो कॉस्ट है वो एफ एन में शो होती है। और मास्टर थ्योरम क्या है, एक डायरेक्ट वे टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि जैसे कि हमने सब्सटीट्यूशन मेथड इसके पहले देखा था, उसमें हमें बहुत टाइम लग रहा था, पर ये डायरेक्ट वे है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने का। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं मास्टर थ्योरम का। टी एन इक्वल टू एन लॉग बेस बी और ए, और यहाँ पे हम एक्स रखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन एन एफ एन डिवाइड बाय एन लॉग बी ए, ये वैल्यू जो होती है हमें कैलकुलेट करनी होती है यहाँ से एफ एन की वैल्यू लेकर के और ए बी की वैल्यू लेकर के। तो अगर एक्स की वैल्यू, जिसकी वैल्यू एफ एन अपॉन एन लॉग बी ए है, अगर उसकी वैल्यू एन के पावर पी में आती है, अगर इस फॉर्म में आती है, और जहाँ पे पी ग्रेटर देन जीरो है, तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हम सीधे बता देंगे कि ऑर्डर ऑफ एन पी, ओ एन पी होगा। एन पी की वैल्यू, और जहाँ पे एन पी के फॉर्म में आएगा और पी लेस देन जीरो होगा, तो उसकी जो वैल्यू हम बता देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ओ ऑफ वन, मतलब ऑर्डर ऑफ वन। अगर इन दोनों केस में भी नहीं आया हमारा, तो हम उसको इस केस में रिड्यूस करेंगे, जैसे कि लॉग एन के पावर क्यू, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लॉग एन क्यू प्लस वन अपॉन क्यू प्लस वन, इस फॉर्म में करेंगे। मतलब तीन स्टेप, तीन हमारे पास दिए हुए हैं, अगर तीनों में से ये दोनों नहीं आते तो हमें इसमें उसको रिड्यूस करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम मास्टर थ्योरम के एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है टी एन इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस सी। तो इसमें अगर हम ए देखें, अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें ए, तो ए वैल्यू टी के सामने वाली होती है, तो यहाँ पे टी के सामने कुछ नहीं है, जबकि हम वन लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वन मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं मतलब चेंज होता। एफ एन की वैल्यू क्या है, एफ एन की वैल्यू यहाँ पे सी है। तो एग्जाम्पल में ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू टू है, और एफ एन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है सी। आगे हम देखते हैं, इसके लिए हम एक्स फाइंड करते हैं। एक्स क्या होता है, एफ एन अपॉन एन लॉग बी ए, तो सी अपॉन एन लॉग टू वन, सी अपॉन एन के पावर जीरो, तो मतलब कि सी अपॉन वन, मतलब सी हो गया ये। एन के पावर जीरो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वन होगा। इससे क्या आगे हम देखते हैं कि टी एन इक्वल टू वन डॉट सी, और फिर इसके बाद लॉग टू एन इसके पावर जीरो डॉट सी। फिर इसके बाद अगर हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको रिड्यूस करना है वन में, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वन डॉट सी है, जबकि ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन में नहीं था जिससे कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल पाएँ। तो इसलिए वन इक्वल टू लॉग टू एन के पावर जीरो हम कर देंगे, तो उसकी वैल्यू भी वन होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको रिड्यूस ऐसा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने लॉग टू एन जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन डॉट सी। तो ये हमें इस फॉर्म में दिखने लगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, तो इसका हम ऑर्डर बता पाएंगे सीधे सीधे, ऑर्डर ऑफ लॉग टू एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें हम, टी एन इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर, तो इसमें ए वन है, बी टू है, और एफ एन एन स्क्वायर है, जो कि एफ एन पहले कांस्टेंट था, अब इसमें एन स्क्वायर है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, एन लॉग टू वन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर अपॉन एन लॉग टू वन, एन स्क्वायर बाय वन एन स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे एन की पावर जीरो हो जाएगी, वो क्या आएगा वन। तो हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, वन डॉट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो वन जैसे कि कांस्टेंट होता है जिसको हमें नहीं लेना होता, हमें बड़ी वैल्यू हमेशा लेनी होती है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लेंगे, इसका कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है टी एन इक्वल टू एट टी एन बाई टू प्लस एन। तो इसमें फंक्शन जो है एन हो गया, ए की वैल्यू एट हो गई और बी की वैल्यू टू हो गई। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए एन लॉग टू एट, और एक्स, एक्स जो हमने पहले बताया था कि एफ एन अपॉन एन लॉग बी ए होता है, तो ये एन अपॉन एन लॉग टू एट हो गया। फिर उसके बाद एन बाई एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जो टू का क्यूब होता है एट होता है। फिर इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो थ्री ऊपर चले जाएगा, थ्री माइनस, और यहाँ पे वन है तो माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस टू, एन माइनस टू हो जाएगा। जबकि यहाँ पे एन लॉग टू और टू का क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन क्यूब, तो एन क्यूब डॉट ऑर्डर ऑफ वन, तो ओ वन जो कि छोटा होता है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, एन क्यूब होता है बड़ा होता है इसलिए हम इसको लेंगे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम में क्या होता है, गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी वी ई वर्टेक्स और एज एंड एन इंटीजर के, डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट अ वर्टेक्स कवर ऑफ साइज लेस देन इक्वल टू के। मतलब हमें ये निकालना होता है, ये प्रॉब्लम होती है। वर्टेक्स कवर इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस सच दैट एवरी एज इन ग्राफ इज इंसिडेंट टू एटलीस्ट वन सिलेक्टेड वर्टेक्स। इसकी क्लास जो होती है वो एनपी कंप्लीट क्लास होती है, इसको आगे हम देखने वाले कि क्या होते हैं ये। इफ इसका एग्जांपल देखें तो इफ सिलेक्टिंग थ्री वर्टाइसेस कवर all edges of the graph then a vertex cover of size 3 exist। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम और उनके जो सब टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं।
तो प्रॉब्लम के दो टाइप पहले होते हैं कि सॉल्वेबल और एक अनसॉल्वेबल, जिसको सॉल्व किया जा सकता है और जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके अंदर होता है डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। डिसाइडेबल के अंदर भी अगर और तोड़े तो पी टाइप होता है और एनपी टाइप होता है। एनपी टाइप के अंदर भी और होते हैं एनपीसी और एनपीएच, मतलब कि एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं क्या होते हैं। सॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या होती है? कैन बी सॉल्व, मतलब उनको सॉल्व किया जा सकता है, या तो इट कैन बी प्रूव दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब हम ये प्रूव कर दें कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अनसॉल्वेबल क्या होता है? इसको सॉल्व नहीं कर सकते और ये प्रूव भी नहीं कर सकते कि इट कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब हम ये भी नहीं बता सकते कि ये सॉल्व नहीं हो सकती। डिसाइडेबल क्या होती है? प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन फाइनाइट टाइम और रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम और या फिर फाइनाइट टाइम में अगर जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिसाइडेबल। अनडिसाइडेबल क्या होती है? नो डेफिनेट आंसर फॉर अ प्रॉब्लम इन फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम में हम इसका डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, इसलिए वो अनडिसाइडेबल है। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम हमारा इसमें फोकस नहीं है, हमारा सॉल्वेबल प्रॉब्लम के अंदर जो डिसाइडेबल है उसी पे फोकस है। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं हम पी टाइप क्या होता है। पी टाइप मतलब कि पॉलिनोमियल टाइप या फिर पॉलिनोमियल टाइप में जो सॉल्व हो जाए। इसका एग्जांपल हो जाएगा एन के पावर के, एन के पावर 1, एन के पावर 2, एन के पावर 3, मतलब ये जो भी हैं सारे पॉलिनोमियल टाइम के एग्जांपल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एन के पावर के। एफिशिएंट होता है एंड प्रैक्टिकली सॉल्वेबल होता है पी टाइप। बोथ सॉल्यूशन और वेरिफिकेशन आर फास्ट होता है इसमें। इसके एग्जांपल देखें तो लीनियर सर्च हो गया और बाइनरी सर्च हो गया, जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो पॉलिनोमियल टाइम पे आता है। एन पी टाइप क्या होता है? नॉन पॉलिनोमियल टाइम या फिर नॉन पॉलिनोमियल टाइप। इसका एग्जांपल देखें तो एन के पावर एन, मतलब कि एक्सपोनेंशियल वाले जो होते हैं वो नॉन पॉलिनोमियल टाइप होते हैं। ये नॉन डिटरमिनिस्टिक भी कहलाते हैं। वेरिफिकेशन फास्ट होता है इसका। सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी फास्ट टू फाइंड। इसका एग्जांपल देखें तो क्या होंगे? हैमिल्टोनियन पाथ होगा, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होगा। आगे हम देख लेते हैं एक डायग्राम की मदद से कि हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एन पी, पी और एन पी सी, मतलब एन पी सी मतलब एन पी कंप्लीट, एन पी हार्ड। एन पी कंप्लीट का एग्जांपल क्या होगा? वर्टेक्स कवर। एन पी हार्ड का होगा ट्यूरिंग हार्ड प्रॉब्लम, जो कि बहुत हार्ड है सॉल्व करने के लिए। और जैसे कि हम यहाँ लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं तो हार्डनेस इसकी इंक्रीज होती जाती है, मतलब कि जैसे कि पी है, पी ए सबसेट है एन पी का, एन पी के अंदर पी है, मतलब पॉलिनोमियल के नॉन पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल है। इसका एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होता है। और जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है तो पॉलिनोमियल हो गया, फिर नॉन पॉलिनोमियल हो गया, फिर उसके बाद एन पी सी हो गया, फिर एन पी हार्ड हो गया। एन पी हार्ड सबसे हार्ड प्रॉब्लम होती है। एन पी सी आर हार्डेस्ट टू सॉल्व इन एन पी सी आर ईजिएस्ट टू सॉल्व इन एन पी एच। तो जैसे कि हमने देखा था पी सबसेट है एन पी का, एन पी सबसेट है एन पी कंप्लीट का। नेक्स्ट अब इसके आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एन पी कंप्लीट और एन पी हार्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम दैट आर इन बोथ एन पी एंड एन पी हार्ड, उसको हम एन पी कंप्लीट कहते हैं। पर एन पी हार्ड क्या होता है? प्रॉब्लम दैट आर एटलीस्ट एज हार्ड एज एन पी प्रॉब्लम, मतलब कि एन पी हार्ड मतलब हम एन पी एच की बात कर रहे हैं, तो एन पी एच एन पी सी से तो हार्ड एटलीस्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि एन पी कंप्लीट एक्सक्लूसिवली डिसीजन प्रॉब्लम होती है, जबकि ये एक डिसीजन प्रॉब्लम नहीं होती है। एन पी कंप्लीट मस्ट बी एन पी, मतलब एन पी होना ही चाहिए अगर वो एन पी कंप्लीट है तो, पर नीड नॉट टू बी एन पी। यहाँ पे एन पी हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसेट ऑफ एनपी हार्ड होता है एनपी कंप्लीट, और सुपर सेट ऑफ एनपी कंप्लीट जो है एनपी हार्ड, मतलब इसका सुपर सेट जो है एनपी हार्ड होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एनपी कंप्लीट का सुपर सेट होगा एनपी हार्ड। पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन ऑलवेज पॉसिबल होता है एनपी कंप्लीट में, जबकि पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन मे और मे नॉट बी पॉसिबल इन एनपी हार्ड। इसके एग्जांपल देखेंगे कि तो क्लिक हो जाएगा और वर्टेक्स कवर हो जाएगा और सेट हो जाएगा। इसके एनपी हार्ड के एग्जांपल देखें तो हाल्टिंग प्रॉब्लम हो गया, ऑप्टिमाइजेशन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं क्लिक। क्लिक प्रॉब्लम क्या होती है? इससे हमें पीवाईक्यू में पूछा गया था क्वेश्चन। गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ GVE एंड एन इंटीजर k, डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट अ क्लिक ऑफ साइज k इन अ ग्राफ। तो ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हो गया। अ क्लिक इज सबसेट ऑफ वर्टाइसेस सच दैट एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इज कनेक्टेड बाय एन एज। प्रॉब्लम आस्क यस और नो, मतलब डिसीजन हमें मांगती है यस या फिर नो। एनपी कंप्लीट टाइप की होती है ये। इफ अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो इफ अ ग्राफ कंटेन्स अ कंप्लीट सब ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस देन इट हैज़ अ 4 क्लिक। आगे हम रिलेशनशिप देख लेते हैं क्लिक और वर्टेक्स कवर के बीच। क्लिक कैन बी पॉलिनोमियली रिड्यूस टू वर्टेक्स कवर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ग्राफ थ्योरी। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस कर लेते हैं लीनियर सर्च क्या होता है। सिंपल सर्चिंग टेक्निक होती है ये, एलिमेंट चेक्ड सीक्वेंशियली, मतलब कि सीक्वेंशियली चेक किया जाता है एलिमेंट लीनियर सर्च में। एग्जांपल के लिए अगर हम देख लें, अगर हमें x इक्वल टू 1 फाइंड करना है इस गिवन एरे में 5 4 2 1 9 में, तो अगर हम देखें तो पहले हम कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम 5 को चेक करेंगे, फिर 4 को, फिर 2 को, फिर 1 को। तो ऐसे ही स्टेप हम देख लेते हैं, 4 स्टेप में हमें मिल जाएगा। फर्स्ट 5 हमने चेक किया, 5 नॉट इक्वल टू 1, तो हमने इसको छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में गए 4 इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है। फिर हम देख रहे हैं 2 इक्वल टू 1 है क्या? इस स्टेप में नहीं है। फिर हम देख रहे हैं 1 इक्वल टू जो हमें चाहिए था वही एलिमेंट है क्या? तो हाँ, तो हमें इसी स्टेप में मिल गया, इसलिए हम इसे कहेंगे कि लीनियर सर्च में हमने पहले इसको ट्रेवर किया, इसको ट्रेवर किया, इसको ट्रेवर्स किया, फिर इसको ट्रेवर्स किया, तो हमें फोर्थ स्टेप पे हमें मिल गया। इसका बेस्ट केस अगर हम देखें तो क्या होगा? एलिमेंट फाउंड एट फर्स्ट पोजीशन, नंबर ऑफ कंपैरिजन जिसमें कि 1 होंगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1,
वर्स्ट केस क्या होगा, एलिमेंट फाउंड एट लास्ट पोजीशन और नॉट प्रेजेंट, नंबर ऑफ कंपैरिजन इसमें n हो जाएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, ओ एन। बेस्ट केस मतलब कि क्या होगा, जैसे कि हम x इक्वल टू 1 फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर ये 1 फर्स्ट स्टेप में ही होता, मतलब हमें यहीं पे मिल जाता, तो ये हमारा बेस्ट केस होता कि हमने जैसे ही सर्च करना चालू किया हमें फर्स्ट स्टेप में ही 1 मिल गया। वर्स्ट केस क्या होगा कि वर्स्ट केस में हमें मिल रहा है कि जो 1 है 1 या तो ये सबसे लास्ट वाले स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर इस अरे में है ही नहीं 1, वो हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज ऑन अ सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट में यूज़ होता है ये, मतलब हमें पहले सॉर्ट करनी पड़ती है लिस्ट, उसके बाद हम इसमें बाइनरी सर्च यूज़ कर पाते हैं। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इनटू 2 हाफ्स, मतलब कि इसको दो दो में हिस्से में हम तोड़ते जाते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें सर्च करते जाते हैं लिस्ट में। एग्जाम्पल के लिए देख ले तो अरे हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब इसमें हम सर्च करना चाहें तो हम 20 के बाद से हम इन तीनों को अलग कर देंगे, इन तीनों को अलग कर देंगे तो 2 हाफ में टूट जाएगा। अगर हमें x इक्वल टू 5 सर्च करना है तो हम इसमें देखेंगे कि 20 के इधर 20 से कम है 5 या फिर 20 से ज़्यादा है, तो 20 से कम है इसलिए हम लेफ्ट साइड सर्च करेंगे। फिर हम 5, 10, 15 में देखेंगे कि ये कम है या फिर ज़्यादा है, तो 10 से ये कम है इसलिए हमने लेफ्ट साइड में सर्च किया और हमें 5 मिल गया, मैच कर गया, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया, हमने सर्च कर लिया 5 को। इसका बेस्ट केस क्या होगा, एलिमेंट फाउंड इन फर्स्ट कंपैरिजन, मतलब कि मिडिल एलिमेंट में मिल गया। जैसे कि हम बाइनरी सर्च में सबसे पहले हमने मिडिल एलिमेंट खोजा, मिडिल एलिमेंट में हमें 20 मिला, अगर यहाँ पे 5 मिल जाता तो हमारा बेस्ट केस हो जाता। नंबर ऑफ कंपैरिजन जिसमें हमें 1 करने पड़ते, मतलब एक में ही मिल जाता, हमें और आगे उसको तोड़ना नहीं पड़ता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। वर्स्ट केस क्या होता है, एलिमेंट इज फाउंड आफ्टर मैक्सिमम डिवीजन और नॉट प्रेजेंट, मतलब कि हमने बहुत सारे डिवाइड कर भी दिया दो दो करके और लास्ट में भी हमें नहीं मिला एलिमेंट या फिर बहुत लास्ट में मिला, तो वो वर्स्ट केस होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। नंबर ऑफ कंपैरिजन इसमें लॉग बेस 2 और n करने पड़ेंगे। अरे इज डिवाइडेड एट 2 एट ईच स्टेप, मतलब दो में डिवाइड करते हैं, जैसे n से n/2 हुआ, n/2 से n/4 हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिकर्सिव बाइनरी सर्च क्या होती है। अप्लाइज डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी टू सर्च एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द एरे इनटू 2 हाल्व्स यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन का यूज होता है रिकर्सिव बाइनरी सर्च में। इसका रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, Tn इक्वल टू Tn/2 प्लस C। इसका वर्स्ट केस की बात करें तो क्या होता है, एलिमेंट जो है नॉट प्रेजेंट और फाउंड एट लास्ट लेवल ऑफ द रिकर्शन। एट ईच रिकर्सिव कॉल द प्रॉब्लम साइज इज रिड्यूस टू हाफ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वर्स्ट केस की इसकी, ड्यू टू रिकर्शन ईच कॉल यूजेस स्टैक स्पेस, मतलब कि रिकर्शन के हर एक कॉल पे स्टैक स्पेस का यूज होता है। और मैक्स रिकर्शन डेप्थ क्या होती है लॉग n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हो जाएगी ऑर्डर ऑफ लॉग n। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि हाउ मेनी कंपेरिजन आर नीडेड फॉर अ बाइनरी सर्च इन सेट ऑफ 512 एलिमेंट। ये हमें PYQ में पूछा गया था, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो ये होता है जैसे कि n की वैल्यू हमारे पास 512 है, 512 2 के कितने पावर में होगा, तो 2 के पावर 9 होता है 512, तो 9 जो हमारा वो आंसर हो जाएगा कि इतने कंपैरिजन हमें लगेंगे, मतलब log 2n। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि x के पावर 283 लेफ्ट टू राइट बाइनरी एक्सपोनेंशियल क्या होता है। एक्सपोनेंट इन बाइनरी में निकालना पड़ेगा हमें, जैसे कि 283 को हम बाइनरी में निकालेंगे तो उसके बाद क्या होगा 1 000 11 0 11 और ये बाइनरी का है। इसको निकालते कैसे अगर हम देखें तो क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर दिया होता है पावर में उसको हम 2 से लगातार डिवाइड करते जाते हैं और जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, जैसे कि यहाँ पे हमने डिवाइड किया 141 इंटू 2 किया हमने, पर हमारे पास एक बच गया क्योंकि ये 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 तक के नहीं जाएगा, तो 1 1 0 1 1 फिर 0 0 1, तो इसको हम नीचे से लेकर के ऊपर तक के इस ऑर्डर में लिख देते हैं, तो ये हमारे बाइनरी कोड बन जाता है। स्टार्ट करेंगे y इक्वल टू 1 से, स्क्वायर करेंगे y का y स्क्वायर से, और बिट अगर 1 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे x से, जैसे कि y इक्वल टू वाई एक्स। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे अप्लाई किया है। बिट 1 है तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने y में x को मल्टीप्लाई किया, जैसे 1 स्क्वायर इंटू एक्स तो x हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 था तो हमने सिर्फ x स्क्वायर ही किया, फिर 0 था तो फिर हमने सिर्फ स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई नहीं किया x को, और 1 आया तो हमने x को मल्टीप्लाई किया है, फिर जैसे आया तो हमने मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हम x के पावर 283 तक पहुँचे हैं। तो यही हमें करना है लेफ्ट टू राइट बाइनरी एक्सपोनेंशियल में। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो बबल सॉर्ट आता है। बबल सॉर्ट मतलब कि क्या, कि बिगेस्ट एलिमेंट ऑन प्रॉपर पोजीशन एट लास्ट में, मतलब हमको बिगर एलिमेंट जो है उसको हर एक जो ट्रैवर्सल हम करते हैं आइट्रेशन के बाद हमें बिगेस्ट एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन में पहुंचाना है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 5 4 2 1 3 का, तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट हमें 5 पता है, पर अगर ये बीच में भी रहता है तो भी हम इसको आइट्रेट करके लास्ट तक ले जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने किया 5 और 4, 5 जबकि 4 से बड़ा है तो हमने 5 और 4 की जो पोजीशन है वो स्वैप कर दी। फिर इसके बाद हमारे पास आया 4 5 2 1 3। अब हमने 4 5 2 1 3 में 5 और 2 को कंपेयर किया, 5 और 2 में से 5 फिर बड़ा है तो 5 और आगे चला गया। 5 और 1 कंपेयर किया, 5 1 फिर स्वैप कर दिया। 5 और 3 कंपेयर किया, 5 फिर भी बड़ा है तो हमने फिर स्वैप कर दिया। इसके बाद हमारे पास आया 4 2 1 3 5, मतलब 5 हमारा सॉर्टेड है। नेक्स्ट इसके बाद हमने 4 को कंपेयर किया स्टार्टिंग से, तो 4 2 से बड़ा है तो फिर ये स्वैप कर दिया। 4 यहाँ पे 1 से बड़ा है फिर हमने स्वैप कर दिया। 4 3 से बड़ा है तो हमने फिर स्वैप कर दिया। तो हमारे पास ये लास्ट में 3 4 और 5 हमारे पास जो हमारे पास बबल सॉर्ट है सॉर्टेड आ गए।
इसके बाद हम देखेंगे 2 और 1, क्योंकि 2 और 1 सॉर्टेड नहीं है इसलिए हम इसमें स्टेप देखेंगे। तो 2 और 1 को स्वैप कर देंगे तो 1 2 3 4 5 हमारे पास अब ये सॉर्टेड अरे आ गया। इसके बाद हम कोई भी स्वैप नहीं करेंगे क्योंकि 2 जो है 2 3 से छोटा ही है और ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। इसका एल्गोरिथम देखेंगे तो क्या होगा, फॉर आई इक्वल टू 1 टू एन के इक्वल टू 1 वाइल के लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई इफ ए के इज ग्रेटर देन ए के प्लस 1 स्वैप ए के प्लस 1, मतलब दोनों को स्वैप कर दो, के इक्वल टू के प्लस 1, फिर के में इंक्रीमेंट कर दो 1 का। ये इसका एल्गोरिथम हो गया। और नंबर ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एन इंटू एन माइनस 1/2, जहाँ की एन लिस्ट का साइज है, एरे का साइज है जो भी दिया हुआ है। सिलेक्शन सॉर्ट की बात करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट पोजीशन 1, मतलब कि जैसे कि हमने बबल सॉर्ट में देखा था, बबल सॉर्ट में हमें लार्जेस्ट एलिमेंट को यहाँ लगाना था लास्ट में, सिलेक्शन सॉर्ट में हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन में लाना है। तो इसको कैसे करते हैं, हम देख लेते हैं एग्जांपल की मदद से। 10 6 5 7 1 हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हम 10 और 6 देखते हैं। तो 10 जो है 6 से बड़ा है और 6 जो है 10 से छोटा है, इसलिए हम 6 को और 10 को यहाँ पे देखेंगे मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम यहाँ पे 0 वैल्यू में, जैसे कि 0 1 2 3 4, तो 0 वैल्यू में हमने मान के चला कि चलो 10 हमारा सबसे मिनिमम, पर ये मिनिमम नहीं है। इसके आगे हम गए तो मिनिमम हमें 1 में मिला क्योंकि 6 जो उससे छोटा था 10 से। आगे हम गए फिर मिनिमम हमें 2 पे मिला क्योंकि 5 छोटा है। फिर और गए तो हमने देखा कि 5 और 7 में तो 5 ही छोटा है, तो मिनिमम 2 पे ही है। मिनिमम जो है फिर 4 है क्योंकि ये जो लास्ट वाला 1 सबसे छोटा है, तो 1 और 10 को हमने स्वैप कर दिया 5 आइट्रेशन के बाद। नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं तो क्या करेंगे, हमारा 1 तो सॉर्टेड है क्योंकि हमने सबसे छोटा जो है पहले लाना होता है, तो 1 हमारा सॉर्टेड है। अब आगे हम देखेंगे कि मिनिमम कौन सा है, तो 6 और 5 में मिनिमम कौन सा है, तो 5 है, तो मिनिमम हमारा 1 पोजीशन में। हम फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो 5 और 7 में कौन सा छोटा है, 5, तो मिनिमम हमारा 2 पे है। 5 और 7 में तो हमने देख चुका पहले ही, तो 5 और 10 पे देखेंगे तो मिनिमम 2 पे है। और फिर यहाँ पे अगर 6 और 5 को हमें स्वैप करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मिनिमम 2 पे ही था, हमने इतनी स्टेप भी आगे देख लिया ट्रेवर्स करके। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं 1 5 6 7 10, हमारे पास ये पिछले स्टेप से आया था, तो 1 और 5 इसमें सॉर्टेड है। 6 7 को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम फिर भी 2 पे ही है। 6 और 10 को कंपेयर करेंगे फिर भी मिनिमम 2 पे ही है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे तो 6 7 10 जो हमारा वो सॉर्टेड एरे है। इसके बाद हम 6 को देख लेंगे, 7 और 10 में भी कंपेयर करते हैं तो 7 भी मिनिमम हमारा 3 पे ही है, तो इसलिए ये हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड एरे हो जाएगा। 1 5 6 7 10 0 1 2 3 4, मतलब कि ये हमारा जो एरे है हमने सिलेक्शन सॉर्ट से सॉर्ट कर लिया। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं इसका एल्गोरिथम क्या क्या होता है। एल्गोरिथम इसका है सिलेक्शन सॉर्ट अरे जो हम इनपुट में देंगे, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n माइनस 1 प्लस प्लस कर देंगे, मिनिमम इक्वल टू आई देंगे, फॉर जे इक्वल टू जे प्लस 1 जे लेस देन n जे प्लस प्लस, इफ अरे जे इज लेस देन अरे ऑफ मिनिमम, तो मिनिमम को आई असाइन कर देंगे, स्वैप कर देंगे उसके बाद अरे मिनिमम और अरे आई को। इंसर्शन सॉर्ट की बात करें, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है कि एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड में सारे जो सारे सॉर्ट पहले करेंगे, मतलब कि जैसे कि हमने एक एक करके ट्रेवर्स कर रहे थे तो हम आगे जाएंगे। जैसे कि हमने 7 6 देखा, 7 6 में हमें लगा कि जो 6 है वो छोटा है तो हमने स्वैप कर दिया। 7 और 3 में देखा तो हमने स्वैप कर दिया 3 और 7, पर हम पीछे देखेंगे कि हमने जो एलिमेंट अभी स्वैप किया जैसे 6 और 3, तो 6 और 3 भी है सॉर्टेड या नहीं है, तो ये इंसर्शन सॉर्ट में हम करते हैं। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि ब्रूट फोर्स मेथड क्या होती है। ट्रेवर्स एवरी पॉसिबल एज और वे, मतलब कि ब्रूट फोर्स में हमें सारे पॉसिबल एज और वे को ट्रेवर्स करना पड़ता है, उसे ब्रूट फोर्स मेथड कहते हैं। बैक ट्रैकिंग क्या होती है, बैक ट्रैकिंग मतलब कि ब्रूट फोर्स और उसके साथ एक कंडीशन मिल जाती है तो हम उसे बैक ट्रैकिंग कहते हैं। कंडीशन इफ फेल तो बैक ट्रैक कर जाओ, आगे मत जाओ, इसका मतलब ये होता है। और अगर सक्सेस हो गई तो गो हेड, मतलब आगे जा सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर देखते हैं, व्हीकल कांट गो थ्रू होल्स और स्लिपरी रोड, मतलब कि कहीं पे अगर गड्ढा है और स्लिपरी रोड है तो हमारी गाड़ी वहाँ से नहीं जाएगी, हमने कंडीशन बनाई। तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं होल आ जाता है तो हम यहाँ आगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे जाते हैं स्लिपरी रोड आ जाती है तो हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। फिर हम यहाँ पे अगर देखते हैं ना ही होल है ना ही स्लिपरी रोड है, तो फिर इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स कर पाएंगे। ये हो गया हमारा बैक ट्रैकिंग का एक एग्जाम्पल, जहाँ पे यहाँ पे हम गए, हमें कंडीशन सही नहीं मिली तो हम बैक ट्रैक कर गए। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है मर्ज सॉर्ट। डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है ये, स्प्लिट इनटू 2 टिल लास्ट एंड देन मर्जेस देम बैक, मतलब कि लास्ट तक के उसको स्प्लिट करते जाना और फिर बाद में उसको मर्ज करके हमें जो हमारा सॉर्टेड अरे है वो निकालना है। एग्जाम्पल ये देख लेते हैं हम, 60 50 30 40 25 और 55 और 45 हमारे पास। यहाँ पे हम इसको 40 से तोड़ेंगे तो ये इधर 4 हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे और यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको और तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हो जाएंगे। फिर 2 एलिमेंट को और तोड़ेंगे तो ये सिंगल एलिमेंट हमारे पास इस स्टेप पे आ जाएंगे। फिर इन सिंगल एलिमेंट्स के हम कंपेयर करना चालू करेंगे। 60 और 50 में कौन सा छोटा है, 50 है, तो हम उसे 50 और 60 ऐसे लिख देंगे सॉर्ट करके। उसका 30 40 में 30 40 को सॉर्ट करके लिख दिया, 25 55 को लिख दिया, और जब 45 हो सिंगल ही है तो वो सॉर्टेड ही कहलाता है, इसलिए उसे 45 लिख दिया।
नेक्स्ट हम अब जो हमने इसको डिवाइड किया था, हम उसको मर्ज करेंगे, इसलिए इसका नाम मर्ज सॉर्ट है। तो 50 60 30 40, तो 30 सबसे छोटा है इसलिए 30, फिर 40, फिर 50 और 60। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो 25 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 45 है, फिर 55 है। नेक्स्ट इसके आगे हम फाइनल स्टेप में हम दोनों पे कंपेयर करेंगे, दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 25 है, 25 को हम लिख देंगे। उसके बाद सबसे बड़ा उसके 25 से बड़ा 30, तो 30 40 45 50 55 60। ये हमारे पास एक सॉर्टेड अरे आ गया मर्ज सॉर्ट का यूज़ करते हुए। इसका एल्गोरिदम हम देखें तो क्या होगा, मर्ज सॉर्ट अरे पी और आर, पी स्टार्ट हो गया और आर एंड के लिए हो गया। इफ़ पी इज़ लेस देन आर तो एम इक्वल टू पी प्लस आर बाई 2 हो जाएगा। मर्ज सॉर्ट अरे पी और एम पास कर देंगे उसमें, मर्ज सॉर्ट में अरे एम प्लस 1 और आर, मर्ज सॉर्ट में फिर हम अरे पी एम और आर सॉर्ट कर देंगे, आर हमें उसमें दे देंगे वैल्यू। रिकरेंस रिलेशन क्या होगा मर्ज सॉर्ट का, टी एन इक्वल टू 2 टी एन बाई 2 प्लस एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, टी एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। बोथ वर्स्ट और बेस्ट दोनों केस के लिए इसकी ओ एन लॉग एन ही होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, ओ एन। क्विक सॉर्ट की बात कर लेते हैं। क्विक सॉर्ट क्या होता है, डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम होता है ये भी। इसमें हम पिवोट एलिमेंट लेते हैं और दो सबलिस्ट में उसको बांटते हैं, एलिमेंट स्मॉलर और एक एलिमेंट ग्रेटर, मतलब कि पिवोट के लेफ्ट वाले स्मॉलर और राइट वाले ग्रेटर। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा, 15 10 13 9 12 और 7। पिवोट अगर जैसे हमने इसको 7 लिया लास्ट वाले एलिमेंट को, तो 7 को हम देखेंगे कि 7 से जो स्मॉलर एलिमेंट है वो उसके लेफ्ट में आ जाए, 7 से जो बड़े हैं वो उसके राइट में आ जाए। तो 7 हमारा हमने देखा 7 से छोटा कोई नहीं था, 7 सबसे छोटा था इसलिए 7 आ गया, 7 हमारा सॉर्ट हो गया। इसके बाद हमें इन पे ऑपरेशन करने 1 2 3 4 5 वैल्यू पे। फिर पिवोट हमने लिया 15 क्योंकि ये लास्ट में था, 15 को हमने उसकी जगह पे सेट करने के लिए हमने देखा तो सॉर्ट कैसे होगा। इसके बाद हमने देखा 15 जो जैसे 7 सबसे छोटा था 15 सबसे बड़ा है, तो 15 सबसे लास्ट में आ जाएगा। फिर हमें इन 4 एलिमेंट को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए पिवोट देखेंगे, पिवोट 12 लास्ट वाला जो कि सॉर्टेड नहीं है इसलिए हमने 12 लिया। तो 12 लिया, 12 कहाँ पे आना चाहिए, तो 12 10 से बड़ा है, 12 9 से भी बड़ा है, तो 10 और 9 से बड़ा है पर 13 से छोटा है, इसलिए 12 की जो पोजीशन है वो ये आ जाएगी, 13 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 सॉर्टेड हो गए, ये 7 सॉर्टेड हो गया, 10 और 9 बचा। 10 और 9 के लिए हम पिवोट लेंगे 9 क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, इसके लिए हम अब 9 हमने लिया पिवोट। इसके बाद हम सॉर्ट करते हैं तो 9 जो है 10 से पहले आएगा, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और 9 यहाँ पे आएगा, स्वैप हो जाएगा। फिर 7 9 10 12 13 15 ये हमारा सॉर्टेड एरे हो गया क्विक सॉर्ट के थ्रू। क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम देख लेते हैं। पार्टीशन हम इसमें बनाएंगे, अरे पी और आर होगा उसमें, पिवोट अरे ऑफ आर आई इक्वल टू पी माइनस 1 फॉर जे इक्वल टू पी टू आर माइनस 1 इफ अरे जे इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई इक्वल टू आई प्लस 1। स्वैप कर दो अरे आई और अरे जे को, मतलब अरे और अरे का जो आई एलिमेंट है उसको जे से स्वैप कर दो, रिटर्न कर दो आई प्लस 1। फिर हमने क्विक सॉर्ट का एक बनाया, क्विक सॉर्ट में अरे पी और आर हमने दिया वैल्यू, इफ़ पी इज़ लेस देन आर एक्स इक्वल टू पार्टीशन अरे पी आर, मतलब कि इसको कॉल करेगा। उसके बाद क्विक सॉर्ट अरे पी एक्स माइनस 1, क्विक सॉर्ट अरे एक्स प्लस 1 और आर, ये इसका एल्गोरिदम हो गया। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं कि स्ट्रेसन एल्गोरिदम क्या होता है। स्ट्रेसन एल्गोरिदम क्या करता है कि जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं 2 क्रॉस 2 को तो हमें 8 चाहिए होता है, जबकि स्ट्रेसन एल्गोरिदम क्या होता है उसमें कि 7 स्टेप में ही काम कर देता है। जैसे कि हम आगे देखें इसका जो रिकर्सन इक्वेशन होता है वो होता है टी एन इक्वल टू 8t n/2 प्लस एन स्क्वायर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, और जो स्ट्रेसन एल्गोरिदम होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है ऑर्डर ऑफ एन 2.81। मतलब ये 3 से एटलीस्ट थोड़ा सा तो कम है, मतलब जैसे कि इसमें 8 वैल्यू आ रही है तो इसमें 7 वैल्यू आ रही है, मतलब एक कम आ रही है, तो ये भी स्ट्रेसन एल्गोरिदम हमें करके देता है। इसको कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी सी डी और ई एफ जी एच को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ए का हमने ई के साथ मल्टीप्लाई किया, बी का हमने जी के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको ऐड करके फर्स्ट पोजीशन में लिख दिया, फिर ऐसे ही बाकी को भी किया। और अगर हमें स्ट्रेसन एल्गोरिदम को फॉलो करना है तो क्या करना पड़ेगा, P1 से लेकर P7 तक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसका फॉर्मूला है P1 का A F माइनस एच, P2 का A प्लस बी इंटू एच, सी प्लस डी इंटू ई, P3 का D G माइनस ई, P4 का A प्लस डी इंटू ई प्लस एच, P5 का P6 का B माइनस डी G प्लस एच मल्टीप्लाई करके P7 का A माइनस सी इंटू ई प्लस एफ। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेसन एल्गोरिदम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ग्रीडी अप्रोच क्या होती है। सॉल्व द प्रॉब्लम विद बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आउट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशन है पर उसमें से भी हमें बेस्ट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। लुक फॉर लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट ईच स्टेप। ग्रीडी अप्रोच लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ईच स्टेप पे उसके लिए देखता है। इट डज नॉट रिकंसिडर प्रीवियस चॉइसेस जो भी होगी उसको रिकंसिडर ये नहीं करेगा। डिसीजंस आर इरिवोकेबल, मतलब कि डिसीजन अगर एक बार हमने ले लिया तो फिर हम उसमें वापस नहीं जा सकते। अगर इसको हम समझना चाहें स्टेप के थ्रू तो क्या क्या होता है, select the best choice, add it to the solution set, reduce problem size और फिर repeat until complete solution is found। इसके एग्जांपल ग्रीडी अप्रोच के क्या क्या होंगे, फ्रैक्शनल नैपसैक, ट्रिम, क्रुस्काल, एमएसटी। एक्टिविटीज परफॉर्म क्या क्या होती है ग्रीडी अप्रोच के अंदर, डिफाइन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कैंडिडेट, सेकंड चूज बेस्ट कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू ग्रीडी क्राइटेरिया, थर्ड फिजिबिलिटी चेक, फोर्थ
मेजर क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन, फिफ्थ डिटरमाइन वेदर सॉल्यूशन इज कंप्लीट और नॉट। नैपसैक प्रॉब्लम जो हमने एग्जांपल में देखा उसको देख लेते हैं क्या होता है। नैपसैक प्रॉब्लम मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। इसमें दो टाइप होते हैं, फ्रैक्शनल और एक 0-1। तो फ्रैक्शनल वाला क्या होता है, फ्रैक्शन अलाउड होते हैं इसमें इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट सब्जेक्ट टू वेट कंस्ट्रेंट। और 0-1 में क्या होता है, या तो फिर कोई भी चीज़ पूरी आएगी या फिर कुछ भी नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कि अगर बिस्किट है, हमारे पास एक कंटेनर है और अगर उसमें हमें बिस्किट रखने हैं और एक पैकेट में जितने बिस्किट हैं वो सारे नहीं डाल सकते हैं, तो जितने उस कंटेनर में आ पा रहे हैं हम उतने डाल देते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल। सेकंड एग्जांपल के लिए हम देखते हैं लैपटॉप के लिए, तो 0-1 में अगर लैपटॉप है और किसी एक बैग में डालना है और उस बैग में जो लैपटॉप पूरा नहीं आ सकता, तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना कि हम लैपटॉप को आधा तोड़ देंगे और फिर जितना आ रहा है उतना डाल देंगे, वो तो कोई यूज़ का नहीं रह जाएगा। इसका एग्जांपल ये है 0-1 का एग्जांपल, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो नैपसैक में हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है और वेट को मिनिमाइज करना होता है। प्रॉफिट बाय वेट के रेशियो जो है उसको हमें मैक्सिमाइज करना होता है, मतलब वेट को हमें कम करना होता है और प्रॉफिट और वेट का रेशियो जो है उसे मैक्सिमाइज करना होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है इसमें 7 और नैपसैक कैपेसिटी जो 5 है। तो वेट इसका दिया हुआ है और इसका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट बाय वेट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको जो है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। प्रॉफिट मतलब जहाँ पे ज़्यादा होगा उसको पहले लिख लेंगे, तो जैसे 6, 10, 18 और फिर इसके बाद हमने प्रॉफिट बाय वेट को निकाला। कैपेसिटी क्या होगी इसमें 5, तो 5 कैपेसिटी है, इसका वेट 1 है, मतलब कि प्रॉफिट बाय वेट रेशियो जो हमने डिक्रीजिंग में लगा दिया। जैसे कि हमने 1 निकाला है, तो 1 कैसे निकाला है, प्रॉफिट बाय वेट, मतलब कि प्रॉफिट यहाँ पे 6/1 किया है हमने, 6 मिला हुआ है, ये मैक्सिमम इसलिए हमने इसको 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपेसिटी 5 है, तो इसमें हम वेट कितने 5 तक के डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 1 जो है वो फुल ले लेंगे, पहला वाला जो है फुल ले लेंगे, 6 प्रॉफिट बन जाएगा। दूसरा वाला भी फुल ले सकते हैं, 2 + 1 3 ही होगा, फिर भी 2 बचा रहेगा, तो इसका भी 10 प्रॉफिट हो गया, 16 प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हम 2/4 लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 हो गया, 2 ही बचा है, तो ये 4 भले ही पूरा हो, पर हम 4 पूरा नहीं ले सकते क्योंकि ये फ्रैक्शनल नैपसैक का प्रॉब्लम है। 2/4 लेंगे फ्रैक्शन का, तो प्रॉफिट जो है 18 इसका, उसका भी 2/4 ही लेंगे, जो कि 9 होगा। हम तीनों प्रॉफिट को सम कर देंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। नैपसैक फुल हो गया क्योंकि 5 कैपेसिटी थी इसकी। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि टास्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है। इसको हम जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन भी कहते हैं। Is greedy algorithm used to schedule jobs in such a way that total profit is maximized subject to constraint that constraint क्या क्या होंगे, each job takes 1 unit of time, each job has a deadline, only one job can be scheduled at a time, a job must be completed on or before its deadline to earn profit। ये इसके कंस्ट्रेंट हो गए 4। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि जॉब सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। जॉब सीक्वेंसिंग फोकस ऑन प्रॉफिट में फोकस होता है हमारा, और एक्सिक्यूट इट लेट, मतलब कि जितना लेट हो सकता है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि हम अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हम सेमेस्टर पर कुछ नहीं पढ़ते हैं, पर एग्जाम के एक दिन पहले हम इतना पढ़ जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें दिया हुआ है जॉब्स J1, J2, J3, J4, J5, J6 और इनके प्रॉफिट दिए हुए हैं और इनके जो डेडलाइन है डी से हमें डिनोट की गई है। तो J1 के लिए हम देखते हैं, हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाले को उठाएंगे पहले, तो 40 वाला है, उसके बाद 35 वाला है, फिर 30 वाला है, फिर 25 वाला है। तो पहले J1 को शेड्यूल करते हैं। J1 को कहाँ शेड्यूल करना है भाई, उसकी डेडलाइन 3 है, तो हमने एक एरे बना लिया 1, 2, 3, 4। तो जिसकी 3 डेडलाइन है हम उसको 3 पे ही कर लेते हैं, हम उसको 4 पे तो नहीं कर पाएंगे, तो सबसे लास्ट उसके लिए 3 है, तो ये जो हमने एरे का एलिमेंट है इसको असाइन कर दिया J1। फिर इसके बाद हम देखते हैं 35, 3, मतलब इसकी भी जो डेडलाइन है वो 3 है, पर हम 3 में तो नहीं कर सकते क्योंकि J1 कर दिया, तो J1 के जस्ट पहले कर दिया हमने, क्योंकि इसके बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं J3, तो J3 में इसका जो प्रॉफिट है वो 30 है और 4 इसकी डेडलाइन है। 4 डेडलाइन है तो इसको सबसे लास्ट में दे दो 4 J3। फिर इसके बाद 25 जिसकी डेडलाइन 2 है, मतलब इसका प्रॉफिट 25 है। तो अब हम देखेंगे J4 को कहाँ शेड्यूल करें, J4 को 2 से पहले देना है, पर 2 तक के J2 है। इसके बाद हम एक स्पेस यहाँ पे खाली J4, इसलिए हम इसको J4 यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो इसका टोटल प्रॉफिट अगर निकालें हम तो 40, 35, 30 और 25, इनका सम जो होगा प्रॉफिट 130 होगा। और हमने जॉब शेड्यूल कर दी है यहाँ पे J4, J2, J1 और फिर J3। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, G = VE से डिनोट करते हैं, V वर्टाइस होता है, E एज होता है। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें कि डायरेक्शन दी होती है। अनडायरेक्टेड क्या होता है, जिसमें कि सिर्फ एज होती है, डायरेक्शन नहीं दी होती है। वेटेड ग्राफ क्या होता है, इस एज में वैल्यू दी होती है, उसको हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। अनवेटेड क्या होता है, जिसमें कि वेट नहीं दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई है। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जिसके सारे जो वर्टाइसेस है वो कनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे से। सिंपल ग्राफ का एग्जाम्पल जैसे कि ये हो गया। आगे हम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है और एक एडजेसेंसी लिस्ट होता है, दो टाइप से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या हो गया, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया इस ग्राफ का 0, 1, 2, 3, जिसमें इसके वर्टाइसेस हैं, तो इसके वर्टाइस भी 4 है और एज भी 4 है। तो हम 4x4 का एक मैट्रिक्स बना लेंगे, उसमें कि 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 जो इसके वर्टाइस है उसको हमने शो कर दिया। तो 0 का रिलेशन, 0 का जो कनेक्टेडनेस है वो 1 के साथ है, 0 1 से जुड़ा है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, बाकी जगह 0 रहेगा। और वैसे ही अगर 1 0, 2, 3 से जुड़ा है, 0, 2, 3 से जुड़ा है तो 0, 2, 3 में 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा। 2
2 जुड़ा हुआ है 1 से और 2 जुड़ा हुआ है 3 से, 3 जुड़ा हुआ है 1 से और 3 जुड़ा हुआ है 2 से। हमने इस तरीके मैट्रिक्सेस को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट होता है एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट कैसे करते हैं, 0 1 2 3 हमारे वर्टिसेस जो है हमने उसकी लिस्ट बना ली। 1 मतलब 0 1 से कनेक्टेड है तो सिर्फ एक ही लिस्ट बनी इसमें, लिंक लिस्ट। फिर इसके बाद 0 2 3 हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद 2 कनेक्टेड है 1 3 से तो ऐसे डिनोट करेंगे। 3 कनेक्टेड है 1 2 से, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमको कैसे करते हैं देख लेते हैं। इसमें हमें एक बेस केस बनाना होता है n=1 का। फिर उसके बाद n=k के लिए हमें उसका चेक करना पड़ता है, जहाँ की k पॉजिटिव इंटीजर होता है। LHS=RHS के लिए हमें ये सारे स्टेप में ये चेक करना होता है। थर्ड स्टेप में n=k+1 हमें चेक करना होता है। तो अगर हम इस सीक्वेंस के लिए अगर देखें, हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू n×n+1 होती है, इनका समेशन 1 से n का। LHS n=1 के लिए देखते हैं तो RHS 1×1+1/2 मतलब ये 1 हो गया, तो ये ट्रू हो गया। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड अज्यूम ट्रू फॉर n=k, n=k के लिए है कि नहीं इसको प्रूफ करते हैं, मतलब चेक करते हैं। LHS हमने देख लिया 1 + 3 + 2 k+, और ये यहाँ तक जाएगा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बनी है हमारे पास n=k के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं n=k+1 के लिए। तो n=k+1 मतलब कि हमने इनको और ब्रेक किया, मतलब k+1 के पहले क्या होगा तो k होगा। तो हमने 1 से k तक की तो वैल्यू निकाली हुई है, तो हम k तक की वैल्यू जो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, और इसके आगे हम जो k+1 के लिए इसको राइट साइड में भी सॉल्व करेंगे। तो आगे हम देखते हैं क्या कि k×k+1/2 + k+1 = k+1 × k+2/2, और इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमें LHS=RHS मिल जाता है। तो हम इसके बाद कह पाते हैं कि ट्रू फॉर n=k+1। तीनों के लिए अगर प्रूफ हो गया तो वो प्रूव हो जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन से। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अ कनेक्टेड सबग्राफ S ऑफ ग्राफ GVE इज सेड टू बी स्पैनिंग इफ S शुड कंटेन ऑल वर्टाइसेस ऑफ G के सारे वर्टाइसेस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है S शुड कंटेन मॉड ऑफ v-1 एज। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि क्रुस्काल एल्गोरिदम क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री MCST के लिए। इट्स अ ग्रीडी एल्गोरिदम यूज्ड टू फाइंड MST ऑफ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। स्टेप इसमें क्या क्या होती है, पहले लिस्ट कर लो ऑल एजेस ऑफ ग्राफ विद वेट के साथ। सेकंड, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट। थर्ड, इनिशियलाइज MST एज एम्प्टी सेट। फोर्थ, पिक स्मॉलेस्ट वेट एज, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको पिक करना है। नेक्स्ट, ऐड इट टू MST इफ इट डज नॉट फॉर्म अ साइकिल, साइकिल नहीं फॉर्म करना चाहिए। इसके बाद इफ साइकिल फॉर्म तो स्किप कर दो। इसके बाद रिपीट स्टेप 4, इसी को रिपीट करना है जब तक कि MST कंटेन एग्जैक्टली मॉड ऑफ v-1 एज, v वर्टाइस है। इसका एग्जांपल के लिए हम देखें इस ग्राफ में, तो v-1 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास वर्टाइस है, तो 7-1 6 एज होना चाहिए हमारे इसके जो एल्गोरिदम हम इस पर रन करने वाले हैं। इसके बाद जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री मिलेगा उसमें हमें 6 एज होना चाहिए, और सारे कनेक्टेड होना चाहिए स्पैनिंग ट्री के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वो क्रुस्काल एल्गोरिदम होगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे A C B E और D भी कनेक्टेड है, F भी कनेक्टेड है और G भी कनेक्टेड है, और ये मिनिमम वेट से कनेक्टेड है, और इसका टोटल कॉस्ट देखते हैं हम तो ये 21 आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिदम क्या होता है। प्रिम्स एल्गोरिदम फॉर मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री MCST के लिए, नो लूप शुड बी फॉर्म्ड, इसमें भी लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए। इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम दैट बिल्ड्स द MCST बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स, मतलब कोई भी एक वर्टेक्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट किया था और फिर लिया था क्रुस्काल में, इसमें हम कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड रिपीटेडली एडिंग मिनिमम वेट एज दैट कनेक्ट्स द सिलेक्टेड वर्टेक्स टू एन अनसिलेक्टेड वर्टेक्स, मतलब कि हमें कोई भी एक वर्टेक्स लेना, वहाँ से स्टार्ट करके हमें जो वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं की गई है वहाँ तक के हमें उसे कनेक्ट करना है। स्टेप देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके। फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स, मार्क दिस वर्टेक्स एज पार्ट ऑफ MST सेट। From all edges that connect MST set to vertices not in MST, choose the edge with smallest weight. Fourth, add the chosen edge and new vertex to MST. Repeat step 3 4 until all vertices are included. Next, last जो है set of selected edges from MCST. आगे हम देखते हैं अगर इसका एग्जांपल, तो प्रिम्स एल्गोरिदम में हम इस ग्राफ को कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हमारे पास 8 एज होना चाहिए इसमें। इसके बाद हमने जो इसको कनेक्ट किया हुआ है, इसका एग्जांपल जो हमने प्रिम्स एल्गोरिदम लगा करके जो निकाला है, सॉल्यूशन जो हमें निकालना था वो ये ग्राफ निकालना था। इसमें देखिए कहीं पे भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। साइकिल मतलब कि अगर यहाँ से ये एज जुड़ जाता तो ये साइकिल बन जाता, इसलिए ये नहीं होता इसमें फॉलो प्रिम्स में या फिर क्रुस्काल में। इसका कॉस्ट जो हम निकालेंगे, कॉस्ट इसका 36 आएगा, जो कि मिनिमम है। आप इसको चाहे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिम और क्रुस्काल के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। प्रिम वर्टेक्स बेस्ड है, क्रुस्काल एज बेस्ड है। प्रिम डेंस ग्राफ के लिए और ये स्पार्स ग्राफ के लिए यूज होता है। इनका जो डेटा स्ट्रक्चर है प्रायोरिटी क्यू होता है, इसका यूनियन फाइंड होता है। स्टार्ट कोई भी वर्टेक्स से किया जा सकता है, पर इसमें क्रुस्काल में स्मॉल एज से स्टार्ट करना होता है, ये बेसिक डिफरेंस है। एज सॉर्टिंग नॉट रिक्वायर्ड होती है प्रिम में, जबकि इसमें एज को हमें पहले सॉर्ट करना होता है और फिर उससे मिनिमम निकालना पड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दिजकास्त्रास एल्गोरिदम क्या होता है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिदम होता है ये, और इसमें ग्रीडी अप्रोच का यूज़ किया जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल इसके देखें तो गूगल मैप्स और ग्राफ होते हैं। स्टेप क्या क्या होती है इसमें, पहले इनिशियलाइज डिस्टेंस ऑफ ऑल वर्टाइसेस टू इन्फाइनाइट एक्सेप्ट सोर्स, सोर्स को छोड़ के बाकी सबको इन्फाइनाइट कर दो।
मार्क ऑल वर्टाइसेस अनविजिटेड, चूज वर्टेक्स with minimum distance from unvisited set, relaxation if distance u और प्लस वेट ऑफ यू वी इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वी, फिर अपडेट कर दो डिस्टेंस ऑफ वी को, मार्क यू एज विजिटेड, यू को फिर विजिटेड मार्क कर दो, रिपीट अंटिल ऑल वर्टाइसेस आर विजिटेड। ये इसका स्टेप हो गया या फिर एल्गोरिदम हो गया डिजकास्त्रा का। और डिजकास्त्रा कांट हैंडल नेगेटिव एज वेट, अगर इसमें नेगेटिव एज आ गया तो ये हैंडल नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए हमारे पास बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम होता है नेगेटिव एज जो है उसके वेट को हैंडल करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम इस ग्राफ में, तो पहले हमने सोर्स लिख दिया, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2 3 4 5 6 नोड है, तो 1 से 2 जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हमें किसी का भी हमें पता नहीं है, तो पहले हमने इन्फाइनाइट कर दिया। इन्फाइनाइट के बाद हम 1 से देखते हैं 1 से 2 कैसे जा सकते हैं, तो 1 से 2 7 है, 7 वेट है तो हम 7 लिख दिया। फिर 1 से हम 3 जाएंगे, 1 से 3 जाएंगे 9 है तो हमने 9 लिख दिया। 1 से हम 4 नहीं जा सकते अभी, तो इन्फाइनाइट ही रहेगा। 1 से हम 6 जाएंगे, 1 से 6 गए तो 14 है यहाँ पे डायरेक्ट, इसलिए 40 लिख दिया। आगे जाकर के इसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर हमारे पास दूसरे नोट जब तक के खुल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसे हम देखते हैं 1 2 3 में, अगर हमारे पास ये 3 स्टेप खुल गए, जैसे 1 2 3 ये खुल गए, तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे ये 22 था, मतलब कि 1 से अगर हम जा रहे थे 4 तक के, 1 से हम जा रहे हैं 4 तक के, तो ये हमारे पास 22 था, पर हमने जगह दूसरा जो लिए स्टेप जैसे कि 19, ये 11 और 9, तो ये 20 हो गया, तो 22 से कम 20, इसलिए हम इस स्टेप को लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे डिजकास्त्रा एल्गोरिदम के थ्रू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हफमैन कोडिंग क्या होती है। दिस मिनिमाइजेज द टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेटा। Huffman coding is a greedy algorithm used for lossless data compression. It assigns variable length binary codes to characters such that frequently occurring characters get shorter code, rare characters get longer code. इसका में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि नो कोड इज अ प्रीफिक्स ऑफ अनदर। एग्जांपल के देखते हैं जैसे 0001 11 और 10, तो ये चल जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी कोड किसी का प्रीफिक्स नहीं है। जैसे हम यहाँ देखते हैं 00001, तो 00 जो है वो इसका प्रीफिक्स है क्योंकि इसके पहले आया हुआ है, तो ये हम इसमें हफमैन कोडिंग अलाउ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल से हम समझना पाए चाहें हफमैन कोडिंग को कैसे करते हैं, तो ABCDEF हमारे पास ऐसे दिए होंगे एलिमेंट, और उसके बाद उसकी वेट दिए होंगे 10 8 12 16 5 और 2। असेंडिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट करना है, जिसका सबसे ज़्यादा वेट होगा हमें उसे पहले लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग में मतलब कि पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा वाला बाद में, तो 2 सबसे छोटा है, 16 सबसे बड़ा है। इसके बाद पहली स्टेप हो गई असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया हफमैन कोडिंग में। सेकंड हमें कंबाइन फर्स्ट 2 एंड प्लेस इट इन ऑर्डर, मतलब कि हमें पहले 2 को कंबाइन करना है और फिर उनको ऑर्डर में अरेंज करना है इस जो लिस्ट है उसमें। तो 5 + 2 7 हो गया, 7 किससे आया है तो 2 + 5 से आया, हमेशा लेफ्ट साइड में छोटा रहेगा और यहाँ पे बड़ा रहेगा। 7 जो है यहीं पे आएगा क्योंकि 8 से छोटा है, 10 से छोटा है और सबसे छोटा है। फिर इसके बाद हम 2 को कंबाइन करेंगे, जो लेफ्ट से 2 लेंगे हम, तो कौन से 2 लेंगे, तो 8 और 7, 8 और 7 15 हो गया, 8 और 7 15। फिर इसको प्लेस करेंगे इस लिस्ट में, तो ये 12 के बाद आएगा और 16 के पहले आएगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं तो किसको ऐड करेंगे, तो 15 और 16 को। फिर हम 15 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 15 और 16 को ऐड किया हमने, हमारे पास आया 22। फिर हम 22 कैसे नहीं 22 कैसे आया, 22 हमारे पास 10 और 12 को करके आया, ठीक है। 22 जो आया था हमारे पास, ये 10 और 12 को किया था क्योंकि हमारे पास बचा हुआ क्या था यहाँ पे 10 और 12, लेफ्ट से जो 2 लेना था हमें, तो सॉरी मैंने गलत बता दिया, 10 और 12 लेना था, लेफ्ट से जो सेकंड 2 लेने थे, तो इसलिए हमारे पास 22 आया। 22 को हम में अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 16 के बाद आएगा 22, क्योंकि 16 सबसे बड़ा था हमारे पास, उसके बड़ा भी 22 होगा। 22 कैसे आया, तो 10 और 12 से। इसके बाद हम कंबाइन करेंगे लेफ्ट से दूसरे और 2 एलिमेंट को, तो हमारे पास क्या क्या आएगा 15 और 16, 15 और 16 क्या हो जाएगा 31, 31 मतलब 31 22 से बड़ा है, इसलिए इसके राइट साइड में आएगा। इसके आगे हम ये जो दोनों हमारे पास ट्री बने हुए इनको हम लोग मर्ज कर देंगे, कैसे करेंगे, इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये 22 और 31। इसके बाद आ जाएगा 53, और 53 के बाद 53 जो कि 22 और 31 का समेशन है, और फिर इनके नीचे वाले जो ट्री लगे हुए हैं हम इससे हफमैन कोडिंग हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ए के लिए अगर निकाले, ए हमारा जैसे ये हो गया 10, A C F E B और D, ए के लिए निकालेंगे तो हमारे पास 00 कोड आएगा। कैसे आएगा, हम रूट से ट्रेवल करेंगे, 0 और 0, 0 आया तो यहाँ पे हमारा 00 कोड आ गया। 01 कैसे आया, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले को 0 देना हमें, राइट साइड वाले को 1 देना है, लेफ्ट साइड वाले को 0, राइट साइड वाले को 1, 01 01 01 ऐसे हमें करना है। जिसके बाद हमें रूट से ट्रेवल करना है नोट तक के। बी के लिए कैसे होगा, बी यहाँ पे 1, फिर इसके बाद 0, फिर 1, तो 101 बी का हो गया। इसी तरीके से बाकियों का है। अब इसके आगे अगर हमें निकालना है वेट निकालना है, तो वेट कैसे निकालेंगे, 10 × 2, मतलब कि जितनी बिट यूज़ हुई है, 0 और 0 मतलब 2 बिट हो गई, तो ए का जो वैल्यू है 10, 10 × 2, फिर उसके बाद बी का वैल्यू 8 है, 8 × 3 बिट, 8 × 3, इस तरीके से हम इसको सम करेंगे और इसका वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 128। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम क्या होता है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम is a single source shortest path algorithm used to find the shortest distances from a given source vertex to all other vertices in a weighted graph even when the graph contains negative edge weight। मतलब कि जैसे हमने डिजकास्त्रा में देखा था कि वो नेगेटिव एज वेट को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो बेलमैन फोर्ड उसको हैंडल कर सकता है।
It can also detect negative weight cycle which Dijkastra algorithm cannot. Based on dynamic programming और relaxation पे based होता है ये, slower than Dijkastra but more robust. आगे हम देख लेते हैं कि सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम क्या होती है। सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम मतलब कि जैसे कि सेट गिवन है 1 3 5 9, इसमें जितने भी सबसेट है उनको सम करके हमें जो सम की वैल्यू दी हुई है 8, वो हम बना सकते हैं कि हमें इसमें ये बताना होता है ऑपरेशन का आउटपुट इसमें ट्रू या फॉल्स आता है या येस और नो। तो हम टी और एफ के नोटेशन में हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम सेट की जो भी वैल्यू 1 3 5 9, और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे सम 8 है तो 1 से लेकर के 8 तक के लिख देंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 1 से क्या सम 8, 1 से क्या पहले 8 तो नहीं आ सकता, तो पहले 1 से देखेंगे 1 आ सकता है क्या सम, तो 1 से 1 आ सकता है ट्रू, 1 से 2 नहीं आ सकता क्योंकि 1 2 से छोटा है। फिर 3 से देखेंगे तो 3 से 1 आ सकता है, 3 से 2 आ सकता है, 3 और 1 को अगर कंबाइन कर दे तो भी तो नहीं आ सकता, ऐड करके 4 आएगा, 4 आएगा तो हमने 4 पे ट्रू लगा दिया। 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, बाकी एलिमेंट नहीं आ सकते क्योंकि सब बड़े हैं। ऐसे ही हम देखें 5 के लिए, तो 5 के लिए 5 और 3 अगर ऐड करते तो हमारा जो रिक्वायर्ड है 8 वो आ सकता है। कैसे आएगा, 5 1 आ सकता है, 5 3 और 1 में 3 आ सकता है, 5 और 3 करें तो 8 आ सकता है, ये ट्रू दी हुई वैल्यू हमारे पास। तो इसमें हम कहेंगे कि सबसेट में है ऐसी वैल्यू 5 और 3 जिसको कि ऐड करके हम 8 ला सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। हमें ये ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। अगर देखते हैं 1 1 3 और 1 3 5 और 1 3 5 9, इन तीनों में क्या है, तो हमारे पास अगर 1 अगर हम देखना चाहें तो 1 तो किसी से भी आ सकता है क्योंकि सब जो सेट है सबसेट उनमें 1 है ही। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है। इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक used to solve optimization and decision problems by breaking them into overlapping subproblem, solving each subproblem only once and storing the result to avoid repeated computation. Uses recursion and memory, ensures global optimal solution, converts exponential time solution to polynomial time. एप्लीकेबल कब होगा ये, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर जब मिलेगा तब, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगी तब, क्योंकि इसमें जो सब प्रॉब्लम होती है वो एक बार सॉल्व की जाती है और उसका जो रिजल्ट है स्टोर कर लिया जाता है आगे यूज़ करने के लिए, ताकि फिर से हमें कंप्यूट ना करना पड़े उसको। इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कैरेक्टराइज द प्रॉब्लम, डिफाइन सब प्रॉब्लम, फॉर्म रिकरेंस रिलेशन, कंप्यूट सब प्रॉब्लम्स, स्टोर रिजल्ट, कंस्ट्रक्ट फाइनल सॉल्यूशन, ये सारी इसकी स्टेप्स होती हैं, 6 स्टेप। इसका एग्जांपल देखें डायनामिक प्रोग्रामिंग का, तो फिबोनाची सीक्वेंस होगा जो कि हमारे पास लिखा होता है 0 1 1 2 3 5 8, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। इसमें एफ एन जो होती है fn-1 प्लस fn-2 का सम होता है। स्टेट स्पेस ट्री हम देख लेते हैं इसका कैसे होता है। F5 है जैसे तो F4 और F3 मतलब कि -1 और -2, तो जो इसका fn-2 होता है F3 तो हमने देखा कि F3 यहाँ पे इस सब ट्री में भी आ रहा है, तो ये हमारे पास एक ड्रॉबैक है। तो इसलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होगा, ये एक ही बार कैलकुलेट होगा, इस साइड वाला कैलकुलेट नहीं होगा। टॉप डाउन अप्रोच में हम इसको देख सकते हैं। F5 के लिए राइट सब ट्री जो होगा वो कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी इधर आ जाती है F3 से ये नीचे वाली, तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लॉयड वार्शल प्रॉब्लम क्या होती है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ जो होती है उसको अगर हम फाइंड करते हैं तो वो होता है फ्लॉयड वार्शल प्रॉब्लम। इसमें हम ये फाइंड करते हैं एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें फाइंड करते हैं। फ्लॉयड वार्शल प्रॉब्लम इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंसेस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। मे कंटेन नेगेटिव वेट बट नो नेगेटिव साइकिल, इसमें नेगेटिव साइकिल नहीं हो सकती, नेगेटिव वेट जरूर हो सकते हैं। और इसको हम सॉल्व करने से पहले, जैसे हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने से पहले अगर इसमें इफ़ हैव सेल्फ लूप और पैरेलल एज तो उसको हटा देना हमें, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो इससे हम देखें कैसे करते हैं। फर्स्ट ए बी सी डी हमारे पास वर्टेक्स है, और इसके बाद अगर हम डायरेक्ट एज देखें तो डायरेक्ट एज में 4x4 का मैट्रिक्स बनाना है, ए बी सी डी। ए से अगर हम ए जाएंगे मतलब कि उसी एलिमेंट पे जाएंगे तो वो 0 वैल्यू आएगी। ए से अगर बी जाएंगे तो हम 8 आएगी, जैसे कि ए से बी डायरेक्ट 8 है। ए से सी डायरेक्ट जाते हैं तो ए से सी डायरेक्ट नहीं जा सकते तो हमने उसे इन्फिनिटी बना दिया। ए से डी डायरेक्ट जा सकते 1 तो हमने वो शो कर दिया। अब इसके बाद हमने ऐसे बी का किया है, सी का किया है, डी का किया है, तो डायरेक्ट एज जो जितने भी हमने इसमें लिख दी और जो हमें नहीं पता हमने इन्फिनिटी डाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ए एज इंटरमीडिएट, ए को इंटरमीडिएट बना के देखते हैं फ्लड वार्शल में क्या होगा। ए इंटरमीडिएट रहेगा मतलब कि ए की जो कॉलम, ए की जो रो की और ए की जो कॉलम की वैल्यू है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं बदलेगी। बाकी जो वैल्यू है हम उस पर काम करना है। तो वैसे ही जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सी का बी के साथ इन्फिनिटी था, हमारा यहाँ पे सी का बी के साथ 12 आ गया। नेक्स्ट बी को इंटरमीडिएट बनाएंगे हम, तो बी वाले जो रो और कॉलम की वैल्यू रहेगी वो वाली कांस्टेंट रहेगी, बाकी जो है चेंजेस हम उसमें कर पाएंगे, मतलब कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ उसमें देखना है कि कौन सा रहेगा। फिर इसके बाद सी को हम इंटरमीडिएट बनाएंगे, ए बी सी डी, तो इसमें सी वाला रो और सी वाला कॉलम कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं बी का डी के साथ इन्फिनाइट था, तो बी का डी के साथ यहाँ पे 6 आ गया। कैसे आया, हम जाएंगे बी सी ए डी, मतलब कि बी से जाएंगे सी से बी सी ए डी, बी से जाएंगे सी से जाएंगे ए, यहाँ से घूम करके, और फिर ए से जाएंगे डी, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ आएगा क्योंकि यहाँ से सी से ए 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे डी से ए जाना, यहाँ पे इन्फिनाइट दिया हुआ था, जब सी इंटरमीडिएट आया तो डी से ए जाना हमारा 7 आ गया। क्यों, कैसे आया, डी बी सी ए, डी से जाएंगे बी से जाएंगे सी से जाएंगे फिर ए, क्योंकि डी से ए डायरेक्ट नहीं जा सकते और ऐसे भी नहीं जा सकते, तो इसलिए हम इस तरीके से जाएंगे और शॉर्टेस्ट रहेगा ये। लास्ट में हम देखते हैं डी को इंटरमीडिएट, मतलब चारों वर्टेक्स को हमें इंटरमीडिएट बनाना है, ए बी सी डी,
ए से अगर हम सी जाते हैं तो इसमें 4 आ गया। कैसे आया? ए डी बी सी, मतलब कि ए से जाएंगे डी, ए से जाएंगे डी से जाएंगे बी से जाएंगे सी, क्योंकि ए से सी हम ऐसे जा रहे थे तो हमें ज़्यादा पड़ रहा था, 9 पड़ रहा था। ए से डी जाते हैं, ए से सी जाते हैं ऐसे, तो ए से हम सी कैसे जाएंगे? ए डी बी सी, ए डी फिर बी और फिर सी, मतलब 1 2 3, 2 और 2 4, 4 आ गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसमें तो 3 नेस्टेड लूप ओवर वर्टाइस होते हैं इसमें, इसलिए ऑर्डर ऑफ वी के पावर 3 आता है, जहाँ पे वी वर्टाइसेस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन की। इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब गिवन वैल्यू के लिए अगर उसको कंप्यूट करते हैं उसे हम पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें मेथड क्या क्या यूज़ होती है? डायरेक्ट मेथड होती है जिसको नेव कहते हैं, दूसरा होता है हॉर्नर्स रूल जिसमें हमें पीवाईक्यू में पूछा गया है। नेव में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में कंप्यूट ईच पावर ऑफ एक्स सेपरेटली, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, जबकि हॉर्नर रूल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ एन होती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट रीराइट्स पॉलिनोमियल टू रिड्यूस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि इसमें हम ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, इसमें कम करके भी हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड होती है हॉर्नर्स रूल। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, पॉलिनोमियल दिया 3x² + 5x + 6, तो इसमें x = 3 के लिए हमें निकालना है गिवन वैल्यू के लिए। तो कैसे निकालेंगे? 3x + 5, इसमें हम पहले x को कॉमन ले लिया हमने 3x² + 5x से, तो यहाँ पे आ गया x = 3, हम यहाँ पे रखेंगे इस वैल्यू में, तो 3 × 3 9 + 5 14 हो जाएगा हमारे पास। 14 हो जाएगा, 14 के बाद 14 × x की वैल्यू 3 है, तो 14 × 3 + x, 14 × 3 + x 48 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की हमारे पास 48 वैल्यू आ गई और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ऑर्डर ऑफ n लगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यूक्लिड का एल्गोरिदम क्या होता है जीसीडी के लिए। जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 नेचुरल नंबर m और n। तो जीसीडी और m और n का क्या होता है? जीसीडी ऑफ n और m mod n, इन दोनों का जीसीडी लेते हैं तो m और n का आ जाता है। प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक इस प्रोसेस को चलाते रहना है। लास्ट नंबर 0 रिमाइंडर इज जीसीडी, मतलब लास्ट नॉन जीरो जो होगा लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर जो होगा वो जीसीडी कहलाएगा। इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं क्या होता है। यूक्लिड जीसीडी m और n पास किया हमने, वाइल n नॉट इक्वल टू 0 करते रहो आगे, डू r = m mod n, m = n, n = r, फिर हमने असाइन कर दिया और वाइल लूप को एंड कर दो, फिर रिटर्न कर दो m की वैल्यू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ऑर्डर ऑफ लॉग मिनिमम ऑफ n और m का मिनिमम। आगे हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट डिटरमाइंस द मोस्ट एफिशिएंट वे, ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन जिसको बोलते हैं, टू मल्टीप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस सो दैट द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज मिनिमाइज्ड। इसमें नोट क्या ध्यान रखना हमें? ऑर्डर डज नॉट चेंज, ओनली पैरेंथेसाइजेशन चेंज, मतलब पैरेंथेसिस जो लगे होते हैं हम उसको चेंज करते हैं, ऑर्डर को चेंज नहीं करते। जैसे कि ए दिया हुआ है 30 × 35, बी दिया हुआ है 35 × 15 और ये दिया 15 × 5, तो हम इसमें क्या करेंगे? डायमेंशन बना लेंगे 30 35 15 और 5, 30 35 15 और 5। पॉसिबल पैरेंथेसाइजेशन कैसे होगा? या तो हम A12 को पहले कर लें फिर A3 के बाद साथ करें, या तो A1 को A2 और A3 को पहले कर लें फिर A1 के साथ करें। तो कैसे होगा? A1 A2 को अगर पहले हमें करना पड़ेगा क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर है, पहले उसको सॉल्व करेंगे 13 × 35 × 15, मतलब 13 × 35 × 15, ये एक बार लिया गया 35, इसका वैल्यू आ गया 15 7 50। A1 A2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे A3 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 30 × 15 × 5, मतलब A1 A2 और A3 तीनों को करना है ना हमें, तो 30 35 जो उसको नहीं लेंगे, 15 लेंगे एक बार और फिर 5, 30 × 15 × 5, ये आ गया 2250। टोटल इसका आ जाएगा 18,000, जबकि ये ज़्यादा है। सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड पॉसिबल क्या होता है। A2 और A3 को पहले कर देंगे 35 × 15 × 5, 35 × 15 × 5, तो 35 × 15 ये एक बार आएगा 15 और 5, A2 × A3 में। इसके बाद हम A1 को A2 और A3 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 35 × 5, पहले वाले का आंसर आया था 2625, सेकंड आंसर आएगा 5250 मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो हम इसमें आंसर टोटल क्या पा रहे हैं 7875, जो कि 18,000 से कम है, तो ये मिनिमम है। इसलिए फाइनल आंसर हम बताएंगे कि A1 A2 और A3 को पहले कर लो फिर बाद में मल्टीप्लाई करो इसके साथ। अगर हम ऐसे पैरेंथेसिस लगाते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर है और ये हमारा मिनिमम भी आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम क्या होता है। इज यूज टू फाइंड ऑल ऑकरेंसेस ऑफ अ पैटर्न स्ट्रिंग P ऑफ लेंथ M इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग T ऑफ लेंथ N। नेव ब्रूट फोर्स मेथड क्या होती है? अलाइन द पैटर्न P विद टेक्स्ट T, इसका एल्गोरिथम है ये नेव का। अलाइन द पैटर्न P विद टेक्स्ट T स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए करना है। कंपेयर कैरेक्टर्स 1 by 1, इफ अ मिसमैच अकर्स शिफ्ट द पैटर्न बाय 1 पोजीशन एंड रिपीट करना है फिर से उसको। कंटिन्यू अंटिल द पैटर्न इज फाउंड और द टेक्स्ट एंड, मतलब पैटर्न जब तक फाउंड नहीं हो जाता या फिर टेक्स्ट एंड नहीं हो जाता तब तक इसको करते रहो। ये इसका एल्गोरिथम हो गया स्ट्रिंग मैचिंग का। बेस्ट केस इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एंड का बेस्ट केस होगा जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लगेगी। ओनली एक कंपेरिजन करना पड़ा हमें तो वो बेस्ट केस हो जाएगा हमारे लिए।
नेक्स्ट आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम उसको ट्रैक्टेबल कहते हैं। प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम उसको इनट्रैक्टेबल कहते हैं। बिलोंग्स टू क्लास पी को बिलोंग करता है ट्रैक्टेबल, और ये एनपी हार्ड या फिर एनपी कंप्लीट को बिलोंग करता है इनट्रैक्टेबल। कंसिडरेबली एफिशिएंटली सॉल्वेबल होता है ये, जबकि रिक्वायर एक्सपोनेंशियल टाइम अगर वर्स्ट केस हो गया तो इससे एक्सपोनेंशियल टाइम भी लग सकता है इनट्रैक्टेबल को। इसके एग्जांपल हो गया सॉर्टिन, बेलमैन फोर्ड, डिजकास्त्रा। इसका एग्जांपल हो गया ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, नैपसैक 01 का फ्रैक्शनल वाला, और नैपसैक का 01 सॉरी फ्रैक्शनल नहीं होगा, क्लिक, ये इसका एग्जांपल हो गया इंट्रैक्टेबल का। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होगा? एम टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, उसको हम ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं, मतलब ऑप्टिमाइज करके हमें बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है। इसका एग्जांपल हो गया शॉर्टेस्ट पाथ और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है नैपसैक में हमने निकाला था। डिसीजन प्रॉब्लम क्या होगा? आंसर इज यस और नो, मतलब जिसमें हम यस और नो में आंसर दे पा रहे हैं उसको हम डिसीजन प्रॉब्लम बोलेंगे, हम डिसाइड कर पा रहे हैं। यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में इसका यूज होता है। एग्जांपल देख लें, डज अ क्लिक ऑफ साइज के एग्जिस्ट, इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, इसलिए डिसीजन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिसीजन प्रॉब्लम, ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। आगे हम देख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या होता है। इज अ पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम that produces a solution close to the optimal solution for NP hard optimization problem। इसका एग्जांपल क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन ऑफ TSP ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। क्यों जरूरी है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम? एग्जैक्ट सॉल्यूशन आर कंप्यूटेशनली इनफीजिबल, मतलब इनफीजिबल है अगर उसको कंप्यूटेशनली सॉल्व करना किसी एल्गोरिथम या फिर किसी प्रॉब्लम को, तो हमें अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना चाहिए। दूसरा क्यों यूज़ करना चाहिए? यूज्ड व्हेन एफिशिएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑप्टिमैलिटी, मतलब एफिशिएंसी जहाँ पे हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमैलिटी से, तब हमें वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुक लेविन थ्योरम, जिसको कि हम CNF सेटिस्फाइबिलिटी थ्योरम कहते हैं, SAT। इसका थ्योरम का स्टेटमेंट जो क्या होता है? इट स्टेट्स दैट बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम SAT स्पेसिफिकली CNF SAT इज NP कंप्लीट, मतलब ये NP कंप्लीट होता है CNF SAT, ये बताता है कुक लेविन थ्योरम। CNF SAT बिलोंग्स टू NP एंड एवरी प्रॉब्लम इन NP कैन नॉट बी रिड्यूस टू CNF SAT इन पॉलिनोमियल टाइम। ये हमें दो इक्वेशन मतलब दो जो हमारे पास थ्योरम दिए हुए हैं, ये और ये हमें दोनों लाइन लिखनी होगी अगर हमारे पास कुक लेविन थ्योरम पूछता है या फिर CNF सेट थ्योरम पूछता है। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रीडी और डायनामिक अप्रोच के बीच में डिफरेंस। लास्ट टॉपिक है हमारा। ग्रीडी अप्रोच क्या होती है? मार्क्स लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेप। डायनामिक में क्या होता है? सॉल्व्स प्रॉब्लम बाय कंबाइनिंग सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम, मतलब हमने जैसे देखा था कि तोड़ तोड़ करके सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और फिर अगर हम बाद में यूज़ होता है इसका रिजल्ट तो हम इसको यूज़ करते हैं। ग्रीडी में डिसीजंस आर इरिवोकेबल, जबकि इसमें डिसीजंस कैन बी रिवाइज। ग्रीडी में ऑप्टिमैलिटी नॉट ऑलवेज गारंटीड, इसमें ऑप्टिमैलिटी गारंटीड नहीं होती, जबकि डायनामिक में ऑप्टिमल सॉल्यूशन गारंटीड होता है ऑलवेज। सिंपल और फास्ट होता है ग्रीडी, जबकि डायनामिक जो होता है मोर कॉम्प्लेक्स और सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमें सब प्रॉब्लम बना के उनको सॉल्व करना पड़ता है। ग्रीडी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कम लगती है, मतलब कम होती है, जबकि डायनामिक में जो ग्रीडी के मुकाबले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, हायर होती है। एग्जाम्पल अगर ग्रीडी का देखें हम तो क्या होगा? फ्रैक्शनल नैपसैक, प्रिम और क्रुस्काल। अगर हम डायनामिक के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? 01 नैपसैक। तो दोस्तों हमने ग्रीडी और डायनामिक के बीच का डिफरेंसेस देख लिए और हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो MCS 211 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और सारे कंसेप्ट समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।